बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल। आई एम इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं और हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं। अपने दिन का आगाज कर चुके हैं या करने वाले हैं। दोनों सूरतों में बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह करे आपका दिन अच्छा गुजरे और गर्मी से आज़ाद गुजरे। कुछ ना कुछ कमी ज़रूर आई है गर्मी में, लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं आई है। और दूसरी जानिब एक हीट जो चल रही है ना, वो बिजली की बिलों की है, जो हमें कुछ करने नहीं दे रही है। हमने इस पर भी ज़रा बात करनी है, लेकिन आज सुबह सुबह नहीं है, इसको डिस्कस करते। कल आपको पता है मेरा जो बिजली का बिल है ना, वो 2 दिन से सामने टेबल पर पड़ा होता। कल मैंने उसको छुपा दिया क्योंकि सुबह डेली वो डिप्रेशन दे रहा था पे करने के बावजूद, क्योंकि सारी बात है हर 30 दिन के बाद अमाउंट पे की है भाई, उसके बाद दोबारा फिर तैयार हो जाए अगले बिल के लिए। बहुत सारे लोग तो हम ब्लड प्रेशर के बेचारे हो गए बिल देख देख के। खैर, इस पे हम बात नहीं करें, हम थोड़ा सा क्रिकेट पे बात करते हैं। वो लोग जिनको इंटरेस्ट है क्रिकेट में कि बड़े बड़े फैसले नहीं हो रहे, तो कुछ बड़े फैसले हुए हैं। कल हिना जो राग सर्जरी का मुसलसल अलाप रही थी ना, कल उसमें थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की ताने आई हैं और उसमें कुछ वेव्स क्रिएट हुई हैं। क्या हुआ जी, आप बताइए। जी हाँ, वो जिस मीटिंग का हमने जिक्र किया था, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जो है, उनकी मीटिंग हुई है व्हाइट और रेड बॉल टीम के जो कोचेस हैं, गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी, और मोवन कोच अजहर महमूद भी थे इस मुलाकात में। उन्होंने अहम फैसले करने के लिए फ्री हैंड अब दे दिया गया है मोहसिन नकवी साहब की जानिब से। और जो मीटिंग में खिलाड़ियों की टीम में शमूलियत और फिटनेस से मशरूत जो चीज़ें हैं वो भी हुई। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग बेहतर बनाने के लिए जामे प्लान बनाने का फैसला भी किया गया। मोहसिन नकवी की जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, उनके साथ भी अहम बैठक हो चुकी है। इस पर हमने कल डिटेल से बात की थी। साबिक क्रिकेटर्स ने भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के निज़ाम में बेहतरी लाने की तजावीज़ दी थी और कोचिंग, सिलेक्शन और पिचेस के म्यार पर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया गया था। और उधर वर्ल्ड कप में नाकिस परफॉर्मेंस पर कौमी टीम में सर्जरी की जो बातें ज़ेर गौर थी, कौमी टीम में ताहाल सर्जरी तो नहीं हो सकी, मगर सर्जरी की शुरुआत जिस तरह अभी इमरान ने कहा सिलेक्शन कमेटी से शुरू हो गई है। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को ओहदे से फारिग कर दिया जी। पता नहीं है ओहदे पे इनको लाया ही क्यों गया था। ज़राए अब ये कहते हैं कि दोनों साबिक क्रिकेटर्स आइंदा सिलेक्शन मामलात में शामिल नहीं होंगे। मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक फिलहाल बतौर सिलेक्टर्स का जारी रखेंगे। अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज की जगह नए सिलेक्टर्स का इंतखाब किया जाएगा। ये फैसला साबिक क्रिकेटर की जानिब से जो टीम सिलेक्शन है, इस पर तनकीद की बात किया गया और कहा यह जा रहा है कि शायद ये 2 प्लेयर्स बड़े कलीदी थे जब वर्ल्ड कप की टीम सेलेक्ट की गई थी। सीनियर मैनेजर जिम्मेदारी निभाने वाले, बतौर सीनियर मैनेजर भी जिम्मेदारियां निभा रहे थे वहाब रियाज साहब। उनके हवाले से आपको बताएं तो ये इस ओहदे से भी उनको हटाए जाने का इम्कान है। उनकी जगह किसी सीनियर क्रिकेटर या किसी ब्यूरोक्रेट को लाया जा सकता है और उन्हें टीम का नया मैनेजर बनाया जा सकता है। एक बोर्ड ऑफिशियल ने रज़ाक और वहाब से मजीद सिलेक्शन की जिम्मेदारियां ना लेने की तस्दीक की है और अब यह मालूम हुआ है कि आइंदा आने वाले दिनों में सिलेक्शन कमेटी असर नौ तश्कील दी जाएगी और टीम इंतजामिया में भी अहम तब्दीलियां आ सकती हैं। सो विल कीप ऑन अपडेटिंग यू, हम इस पर बात करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि मजीद क्या होने जा रहा है। कम से कम अब अपर लेवल पे फैसले हो रहे हैं, अच्छी बात है। पहले ऊपर से क्लीन अप ऑपरेशन हो, फिर नीचे आए तो कुछ रिजल्ट्स हमें बेहतर आएंगे। और डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर तवज्जो बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के अंदर क्या क्रिकेट खेली जा रही है और लड़के नीचे से ट्रेन होकर ऊपर आए। इसके अलावा क्रिकेट के अलावा और भी खेल हैं। म्यूनिख में खेले गए यूरो कप की बात कर लेते हैं। इसके पहले सेमीफाइनल में स्पेन और फ्रांस के दरमियान तगड़ा मुकाबला हुआ और फ्रांस ने मैच के 8वें मिनट में गोल करके स्पेन के खिलाफ बर्तरी हासिल की। और जनाब फ्रांस की जानिब से रैंडाल कोलो ने गोल स्कोर किया और स्पेन के खिलाफ फ्रांस की बर्तरी ज्यादा देर नहीं रही। स्पेनिश टीम के 16 साल लामिन यमल ने मैच के 21वें मिनट में शानदार गोल किया और स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। लामिन यमल यूरो कप की तारीख में गोल स्कोर करने वाले कम उम्र तरीन खिलाड़ी भी बन गए हैं और यूरोपीय चैंपियनशिप में इससे पहले सबसे कम उम्र स्कोर स्विस खिलाड़ी यूहान थे, जिन्होंने 2004 के यूरो कप में 18 साल की उम्र में फ्रांस के खिलाफ गोल किया था। और 21वें मिनट में मैच 1-1 से बराबर होने के बाद स्पेन ने फ्रांस के खिलाफ दोबारा अटैक किया और मैच के 25वें मिनट में डैनियल ओलमो ने शानदार गोल करके टीम को बर्तरी दिला दी। बिल्कुल मुकर्रर वक्त तक की बर्तरी बरकरार रही और स्पेन ने फ्रांस को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर यूरो कप, जो कि बहुत ज्यादा देखा जाता है, बहुत बड़ा कप है ये, उसके फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इसमें यूरोपियन टीम्स होती हैं और आपको पता है कितना क्रेज है फुटबॉल का यूरोप के अंदर। फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम का फैसला इंग्लैंड और हॉलैंड के दरमियान दूसरे सेमीफाइनल के बाद होगा। एक सेमीफाइनलिस्ट आ चुका है सामने, दूसरा जस्ट कम, और जो फुटबॉल फैंस हैं वो बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि क्या इंग्लैंड आता है सामने या हॉलैंड आता है। सो हम आपको अपडेटेड रखेंगे। अब हम बड़ी खबर की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं आज मुल्क के सियासी मंजरनामे पे क्या हो रहा है।
बड़ी खबर में जनाब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो मखसूस नशस्तों का मामला, इस पर हम बात कर रहे हैं। केस का जो फैसला है वो महफूज हो चुका है। इसके बारे में अभी कोई हतमी तारीख तो सामने नहीं आ सकी है कि कब तक फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन समाअत मुकम्मल होने के बाद चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा कि किसी जमात को जीती हुई नशस्तों से ज़्यादा सीटें देना गैर आईनी है। मखसूस नशस्तों की वजह से KP में सेनेट इलेक्शन नहीं हो सके और उम्मीद है सीटें हमें ही मिलेंगी। उधर तहरीक इंसाफ की क़यादत मुसलसल दावा कर रही थी कि बानी PTI जल्द रिहा हो जाएंगे, जो कि अभी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो 9 मई के 3 केसेस थे उनमें भी बानी PTI की जो बुरी जमानत थी उसे खारिज कर दिया गया। ATC लाहौर ने जिन्ना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान नज़र आतिश जो केस था उसका महफूज फैसला सुना दिया। सरकारी वकील ने बानी PTI की बुरी जमानतों की मुखालफत की थी। और दूसरी जानिब अगर बात करें, वफाकी हुकूमत ने हसास इदारे को शहरियों की फ़ोन कॉल सुनने और ट्रेस करने की मंजूरी दे दी है, which is very इंटरेस्टिंग। गज़ट ऑफ पाकिस्तान के नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी सलामती के मफाद में, वसी तर कौमी मफाद में जिसे हम कहते हैं, वफाकी हुकूमत ने हसास इदारे को इजाज़त दी है और किसी जुर्म के खदशे के बायस इसके पेश नज़र जो इदारा है वो टेलीफोन कॉल में मुदाखलत या ट्रेस कर सकता है। नाउ दिस इज़ ऑफिशियल। फ़ोन कॉल के साथ साथ जो मैसेजेस हैं इसमें भी मुदाखलत या ट्रेस करने का भी इख्तियार होगा और नोटिफिकेशन में कहा गया है कि हसास इदारे की तरफ से नामजद किया गया अफसर फ़ोन कॉल में मुदाखलत या इसको ट्रेस कर सकेगा। एजेंसी इस अफसर को नामजद करेगी, वो ग्रेड 18 से कम दर्जे नहीं होगा। वफाकी काबीना ने यह नामजदगी और इसका इख्तियार जो है वो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन एक्ट 1996 सेक्शन 54 के तहत दिया है, जबकि इसी हवाले से जो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी है उसने तमाम लाइसेंस होल्डर्स को हिदायत की है कि वो इस पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि कॉल ट्रेसिंग और जियो फेंसिंग से कई केसेस को हल किया गया। 1996 का ये कानून है जिसे लागू किया गया। 6 हुकूमतें गुजरी, अगर कानून बुरा था तो ख़त्म कर देते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इस पर रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि किसको हक है कि हमारा फ़ोन टैप करे, तलब करे। जो नए कानून बना रहे हैं वो इसी के तहत जेलों में जाएंगे, ये उन्होंने कहा उमर अयूब साहब ने। लेकिन यहाँ पे ये भी देखना होगा कि कल उमर अयूब साहब के अपने जो चेयरमैन वज़ीर आज़म थे, जब वो कहते थे कि इनको इख्तियार है हसास इदारों को कि मेरी कॉल उसको टेप करें, टैप करें और उसको रिकॉर्ड करें और सुने कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन सा कोई करप्शन कर रहा हूँ। कल वो ये बात कहते थे तो आज लेने के देने पड़ रहे हैं। खैर देखते हैं इससे क्या बात हो सकती है। हमारे साथ आमिर ज़िया साहब हैं, सीनियर साफ़ी और तजज़ियाकार। ज़िया साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। हम अपने दौरे इक़्तिदार के अंदर ऐसी रिवायात बनाने के हामी होते हैं जो बाद में हमें हॉन्ट करती हैं और फिर वो बाद में हमें समझ आती है कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं थी, हम तो एक नज़रिया ज़रूरत के तहत ये बात कर रहे थे, नहीं करनी चाहिए थी जिम्मेदार उहदों के ऊपर। लेकिन बहरहाल कानून अगर बने तो उसका फिर एहतराम भी लाजिम है। अब एक कानून बना है तो उसका एहतराम भी लाजिम है और जारी बात है उस पर अमल भी किया जाएगा। और इसका फ़ायदा या नुकसान जैसे कि सियासतदान कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कोई बात नहीं, और कुछ कह रहे हैं कि नहीं इसका नुकसान होगा, ये होगा। आपका क्या टेक है? आप इसको ऑफिशियल होने पर और ये जो कॉल टैपिंग है इसके ऊपर तो पहले बड़ी बहसें होती थी सेनेट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर, लेकिन नाउ इट इज़ ऑफिशियल एज अ लॉ। आप कैसे देख रहे हैं? जो चीज़ समझ में नहीं आती, पाकिस्तान बड़ी बड़ी मुश्किलात से गुजरा है माजी में। दहशतगर्दी के खिलाफ भी लड़ाई हुई और बहुत ज्यादा जोरों से हुई थी, जब इस मुल्क में बहुत ज्यादा दहशतगर्दी होती थी तो उस वक्त किसी इस किस्म के कानून को, मेरे कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। पहला तो सवाल ये कि ऐसा क्या हो रहा है कि PTM जो है दबा के, या जो नून लीग की हुकूमत है वो क्यों ऐसे कवानीन बार बार बना रही? पहले कई चीजें होती थी, अनऑफिशियली हो जाया करती थी, उसको एक सरकारी सील या कानून और आइन की सील हासिल नहीं होती थी और उसका एम्बिट यानी कि उसका दायरा कार भी इतना बड़ा नहीं होता था। अब जब आपने कानून बना दिया फिर आपको ये नहीं पता कि ये मामला कहाँ पे जाके रुकेगा। लेकिन दहशतगर्दों के लिए जो बैरून मुल्क के लिए काम करे तो जासूस होते हैं या कैसे लोग, उनका क्योंकि मैं समझता हूँ कि उन पर नजर रखनी चाहिए, रखी जाती रही है माजी में, और माजी में काम होता रही है। तो नहीं था कि पाकिस्तान की एजेंसीज ने आके बंद की हुई थी, तो अब इसके दायरे कार को उसी करने की क्या जरूरत पड़ी? तो ये बड़ा अहम सवाल है। और अब ऐसा कौन सा खतरा पैदा हो गया, क्योंकि पाकिस्तान तो खतरों से खेलता आया है, तब हमें जरूरत नहीं पड़ी थी। अब बात ही होगी फिर, अब आपने देखा होगा कि PTI के जमाने से और उसके बाद जब उनकी हुकूमत हटी थी, उसके बाद से फोन कॉल्स के लीक होने का सिलसिला शुरू हुआ था, गुफ्तगू के लीक होने का सिलसिला शुरू हुआ था, जो कि बहुत ही मज़ाक़ बात थी। ऑडियो लीक था ना, वो एक मज़ाक़ बात थी कि दुनिया की और एजेंसीज भी करती हैं, लीक नहीं होती चीजें, तो आप इस्तेमाल करते हो। तो अब तो मतलब है ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा? अच्छा ज़िया साहब, ऐसे फैसले बहरहाल एजेंसियों के मैंडेट में इजाफा करते हैं ना, उनका जो काम करने का तरीका कार है। और जैसा कि आपने कहा कि एजेंसियां करती तो हैं, ये पूरी दुनिया में होता है, यहाँ पे भी हो रहा था, लेकिन ऐसी क्यों जरूरत पड़ी कि इसको ऑफिशियल करवाया जाए, आई मीन इस मैंडेट में इजाफा लिया जाए? ये आपके ख्याल में क्यों करना पड़ रहा है?
ये मेरा भी सवाल है, मैंने भी यही कहा कि ऐसे क्या मुश्किल आन पड़ी है। बात ये होती है कि एक जमाने में जब कहते हैं ना कि अवाम में और हुक्मरानों में खलीज नहीं होती है, तो बहुत सारे काम जब आप कर रहे होते तो आपको परवाह नहीं होती, आपको पता होता है कि अवाम की ताईद और हिमायत आपको हासिल है। अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर मुझे लगता है कि हुक्मरानों में और अवाम में खलीज बहुत ज्यादा है और लोग इत्मीनाद नहीं कर रहे इस पूरे सेटअप के ऊपर। अभी सेटअप में आपने देखा ना कि जब से ये हुकूमत हटी थी पीटीआई की, सबसे पहले उन्होंने जो कानून साजी की थी वो अपने लिए की थी, आम आदमी के लिए नहीं की थी, मुल्क के लिए नहीं की थी, टाइप के कवानीन में तरमीम की थी ताकि हम बच जाए, है ना। तो मैं उसी तसलसल को इसको देखता हूँ कि आपने नैब के कवानीन से लेके ये कवानीन में भी जो भी तरमीम कर रहे हैं, तब्दील कर रहे हैं, उसका मकसद ये कि अपने आप को बचाया जाए। क्योंकि जब पहले ये माजी में होता था तो लोग, बहुत सारे लोग कहते थे भाई दहशतगर्द है, टैप करेंगे ना, जो लोग अगवा वगैरह का आवाज करते हैं उनके लिए हुआ करता था, फिर उन्हें मुल्क के जो एजेंट्स होते थे नजर रखी जाती थी। लेकिन ये नहीं होता था कि आपकी जो कोई मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी है उससे वाबस्ता जो खिलाफ का सियासतदान है उसका आप फोन टेप करें। ये नहीं होता था कोई बेचारा सहाफी, आपको पता है कि उसको सहाफी जो है वो आपकी हुकूमत पे तनकीद कर रहा है कि वो कोई भारत का एजेंट नहीं है, अमेरिका का सहाफी तो सबसे सॉफ्ट टारगेट है जी, हर तबके की। तो आपने उस सहाफी के गर्दन पकड़ ली कि भाई हम उसको भी टेप करेंगे। अच्छा, आपको एक और बात दिलचस्प होती है, आप लोग मुझसे बेहतर, हम जब फोन पे बात करते हैं हम बहुत सारी बातें मतलब बड़ी खुल के कर रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं, गालम गलोच कर रहे होते हैं, मतलब बेहुदा गुफ्तगू भी हो रही होती है और ये चलता है, सबके लिए होता है, कुछ ऐसी बात नहीं है। तो भाई आप हर वक्त जबान पकड़ के तो आमिर ज़िया साहब, अब फिर एक ऑडियो लीक्स के नए सीजन के लिए हम तैयार हो जाए, क्योंकि पहले भी ऐसे हुआ, अब तो प्रॉपर कानून के तहत होगा और कहीं ना कहीं से, क्योंकि सिक्रेसी तो मेंटेन नहीं की जाती है यहाँ पे, हमने पहले भी देखा। तो अब आगे भी ऐसा ही होने वाला है, जिस तरह से ऑपोजिशन लीडर भी ये कल कहते रहे कि ये जो कानून बना रहे हैं इसमें बाद में जाकर खुद ही फंसेंगे। हमारी जो एजेंसीज हैं बड़ी प्रोफेशनल एजेंसीज है, माजी में कभी आपने सुना था कैसा हुआ है? मतलब पाकिस्तान 47 से लेकर ये तो अभी का सिलसिला हुआ है ना, जो काम हम पहले अच्छी तरह से किया करते थे उसमें क्या वजह कि चोरपन आ गया, उसमें क्या वजह है कि गिरावट आ गई, ठीक है। तो मैं फिर हुक्मरानों को और जो लीडरशिप है उसको मैं कहूंगा दफे तनकीद बनाऊंगा कि उनकी जिम्मेदारी, क्योंकि यही एजेंसीज होती थी, यही ISI होती थी, कभी कुछ नहीं होता था। और ISI और आप ये देखें कि मकबूल इदारे, मतलब लोग सपोर्ट करते थे, कुछ भी करे लोग सपोर्ट कर रहे होते। तो आज क्या ऐसी टेढ़ापन आ गया कि नून लीग के चक्कर में नहीं, दहशतगर्दी के हवाले से आमिर ज़िया साहब, जो हमारे इदारों की कारकर्दगी है वो इसमें कोई शक नहीं है कि हम एट द टाइम 5-6 बड़ी स्पाई एजेंसीज को हमने काउंटर किया है और हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है जितनी दहशतगर्दी पाकिस्तान में रही है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमारी उसमें बहुत अच्छा हमारा एजेंसियों का किरदार रहा है। मैं वही कह, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और उसके अंदर आप देखिए ना, जब ये US लेड नेटो फोर्सेस थी तो कितना बड़ा ग्रेट गेम हो रहा था पाकिस्तान में, क्या ना कि आप यहाँ से इमदाद भी जारी थी। अच्छा, लेकिन जैसा एक बड़ा अहम नुकता है इस पे, मैंने शुरू में भी साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ और खान साहब का मैंने जिक्र किया, वो जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने आपको याद है इंडोर्स किया था, और वो फर्दे जज्बात में कह जाते हैं, हीट ऑफ द मोमेंट में बातें, और फिर उसको डिफेंड भी करने लगते हैं, और फिर जब डिफेंड नहीं करते तो फिर यू टर्न भी ले लेते हैं, कहते हैं नहीं खैर है, यू टर्न लिया जाता है। लेकिन उन्होंने इसको बाकायदा पहली दफा किसी हेड ऑफ स्टेट की तरफ से, कम से कम मेरे नॉलेज में तो ये कि पहली दफा किसी ने इंडोर्स किया कि जो कॉल टैपिंग है ये होनी चाहिए, कोई मसला नहीं है, मैं कौन सा कुछ बुरा कर रहा हूं, और पता होना चाहिए मेरे इदारों को बतौर प्राइम मिनिस्टर कि मैं क्या कर रहा हूं। क्या अब तहरीक इंसाफ जब इस कानून की मुखालफत करेगी या इसे कहेगी कि ये आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ है, जैसे उमर अयूब साहब कह रहे हैं, तो क्या वो जचेगा उनको और वो डिफेंड कर पाएंगे जब वो खुद अपने दौरे हुकूमत में इसकी हिमायत कर चुके हैं इस अमल की? नहीं, ये बड़ा वाली दिलचस्प सूरत हाल है। देखिए, बहुत सारी चीजों पे चुप रहना मुनासिब होता है। आप नहीं कहते, आप एक डिनाइबिलिटी रखते हैं कि जनाब हम टेप करते नहीं करते, वो खामोशी है इसके ऊपर, मतलब है। अच्छा, उसमें जाहिर है कि देखिए इदारों का काम है कि जो एहसास लोग होते हैं, भाई कौन कहाँ पे जाके आपका कोई चीज लीक कर दे, तो हर चीज में डबल चेक होते हैं, और एक इदारा नहीं कर रहा होता, कई इदारे कर होते हैं। तो इदारा कर रहा होता है उसके ऊपर भी चेक होता है, ऐसा नहीं होता कि वो मादर पेदर आजाद होते हैं, उसके ऊपर भी चेक होता है, विद इन द इंस्टीट्यूशन चेक्स होते हैं। मगर इन पे खामोशी बेहतर होती है, ना इनका इतराफ किया जाता है, ना इनको डिनाई किया जाता है, ना इनका इनकार होता है।
ये चीज आप खामोशी से अच्छा, इसमें ये इतना अहम नुक्ता है और बारीक भी है एट द सेम टाइम। आपने बड़ी अच्छी बात की कि इदारों के ऊपर भी चेक होता है कि इंटरनल मैकेनिज्म होता है। हम ये नहीं कह सकते कि हेजमनी है किसी की और जिसका दिल किया उसने वो बैठ के उसने टैप कर दिया फोन को। आई मीन देयर इज एन इंस्टीट्यूशनल एक मैकेनिज्म है इदारे के अंदर भी, दुनिया की बेहतरीन स्पाई एजेंसी है जो काम कर रही है। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं जिससे डायरेक्ट वो जिसे कहते हैं ना कि तोपों का रुख मोड़ दिया जाता है कि ये तो एजेंसी ने किया है, हालांकि वो समहाउ मे बी उसमें उनका रोल ना भी हो, यानी कि हर अमल में तो नहीं हो सकता, कुछ में होता भी होगा। तो कोई ऐसा मैकेनिज्म भी होना चाहिए कि फिर इदारा भी अपने आप को, जो इंस्टीट्यूट है हमारे, जो स्पाई एजेंसीज हैं, वो भी अपने आप को क्लियर रखें कि भाई हम बैठ के आपकी फैमिली चैट्स को टैप नहीं कर रहे या लीक नहीं कर रहे। आई मीन फिर इस कानून के साथ डोंट यू थिंक कोई ऐसा मैकेनिज्म भी होना चाहिए कि वो भी अपने आप को मुबर्रा कर सकें अगर वो नहीं कर रहे कुछ ऐसा? तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए हर चीज को पब्लिक डोमेन में लेकर आया गया, जो कि बहुत ही गलत बात है। एजेंसीज करती हैं, टेप करती हैं, वो लीक नहीं करती हैं, लीक नहीं होना चाहिए, और वो उसकी नॉलेज के तहत कार्रवाई करते हैं, मतलब अपना ड्रैग नेट लेके जाते हैं ताकि मुलजिमों को पकड़ सकें। अब यहाँ पे जो होता है प्रोपेगेंडा वॉरफेयर के लिए जब आप लीक कर देते हैं, और जाहिर है कि ये जो स्टार्ट होती है ये किसी ऑर्गेनाइज किसी इदारे के पास हो सकती है ना, आपके मेरे पास तो नहीं हो सकती, हम टैपिंग नहीं कर सकते, सही है ना। तो अब ये बात होती है भाई कौन है, आईबी कर रही है, आईएसआई कर रही है, एमआई कर रही है, और भी कोई होगा मुझे नहीं पता कौन कर रहा है। तो यहाँ पर ये होता है, मैं जब भी मैं कह रहा हूँ लीक करना, कि आपने कोई बात किया, आप बैठे हुए चले फोन पर रोमांस कर रहे हैं, ठीक है ना जी। अब लोग आप वो लीक हो गए ना, उससे ना रियासत को खतरा है ना उससे हुकूमत को खतरा है। इस केस में तो पूरा पाकिस्तान पकड़ा जाना है, आधा तो पकड़ा जाना है। मैं वही कह रहा हूँ कि आपको क्योंकि बदनाम करना है तो आप पीछे लग गए उसके। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि भाई आप डिग्निटी के साथ करें, वहां लग नहीं रहा है। आखिरी में इस बात कहूंगा कि हाँ, मैं रियासती मफादात अलग होते हैं, हुकूमत के मफादात अलग होते हैं। अगर हमारी एजेंसी कहते ना ये तासुर जाए कि उस सियासतदानों की लड़ाई में काम आ रही है, वो एक सियासतदान के हक के लिए को मदद करने के लिए दूसरे के खिलाफ काम कर रही है, और जबकि ख्याल ये कि जी दूसरा भी उतना ही बदउनवान है, उसके ऊपर भी उतने बड़े बड़े इल्जाम आते हैं, तो गड़बड़ हो जाती है। वहां पर हमारी एजेंसी पे तनकीद होती है, तो वहां पे नहीं होना चाहिए। एजेंसी मुल्क के मफाद में बिल्कुल वो करें और वो समझती है, तो लेकिन खुदा के लिए उसको लीक, ये नजर रखिए कि लीक नहीं होना चाहिए। ठीक है जनाब, प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। अच्छा आमिर जाज साहब, जरा अगर बात कर लें, मखसूस नशिस्तों का जो केस है फैसला महफूज कर लिया गया है, समाअत मुकम्मल हो गई है। वैसे तो मैटर इज सब जुडिस, तो हम इस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल अगर बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उमर यूब साहब जो कहते हैं वो फ़ौरन मुतालबा कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस केस से अलग हो जाते और छोड़ देते इसको, उन पर बाइसनेस का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर बड़े पुरुमीद दिखाई दिए, वो कहते हैं कि उन्हें अदालतों से, अदलिया से पूरी उम्मीद है और मखसूस नशिस्तें उन्हें ही मिलेंगी। क्या टेक है आपकी इस पे? ये बुनियादी तौर पे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस मामले को पेचीदा किया गया है, और मतलब अब तो खुद ये इतराफ किया जा रहा है कि जी जो सुप्रीम कोर्ट का पहले का फैसला था उसकी कुछ भी गलत की गई, ठीक है ना। तो अब ये नहीं हो सकता, जो मेरे खिलाफ अकल है कि किसी पार्टी की नुमाइंदगी कम हो या ना हो, उसको आप जाके नशिस्तें दे दें, तो ये चीज समझ में नहीं आती। अच्छा, ये बात भी समझ में नहीं आती कि जी एक बहुत बड़ी पार्टी है और उसको जो है मतलब है उसको आपने इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, अब वो इलेक्शन लड़कर उन्होंने अपने आप को दोबारा मुनज़्ज़म अगर कर लिया तो आप उनको डिनाई नहीं कर सकते, तो करेंगे तो पेचीदगी आएगी। तो तीसरा लोग इम्कान ये कह रहे हैं कि जी हो सकता है कि सीटें किसी को भी ना दें, अगर वो पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद को नहीं मिलती। तो अभी मैं क्या उसकी बात गेस्ट हो कि ये जेयूआई को भी नहीं मिलेंगी, नून लीग को भी नहीं मिलेंगी, किसी पार्टी को भी नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये अब कहाँ पे आके फैसला होता है, लेकिन देखिए फैसला जो भी हो उसके पाकिस्तान की सियासत पे क्या असरात होगा। तो हुकूमत की जो एक कंफर्टेबल मेजोरिटी है वो तो मेरे ख्याल में रहेगी, ठीक है ना। अभी भी उनके पास 208 उनको रखने की इत्तेहाद हासिल है, हिमायत हासिल है ना। और अगर फर्ज करें कि इन सीट को मिना कर दिया जाता है कि जो पीटीआई की सीट को नहीं दी जाती, तो फिर इस असेंबली का साइज कम हो जाएगा, है ना। और उस असेंबली के साइज के हवाले से भी फिर जो इनकी मेजोरिटी है वो रहेगी। अगर मिल जाती है पीटीआई को तो भी कोई मतलब है कोई इतना बड़ा फान नहीं गिर पड़ेगा। तो जैसे इन केस लेट्स अज्यूम अगर ये फैसला पीटीआई के हक में नहीं आता तो क्या उनको क्या फर्क पड़ेगा, और अगर हुकूमत की फेवर में नहीं आता तो क्या हुकूमत को इम्पैक्ट करेगा ये फैसला? इस पे क्या लगता है आपको? देखिए, अगर हुकूमत के हक में नहीं आता तो हुकूमत को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। एक सिंबलिज्म होगा, वो चला सकते हैं हुकूमत, ठीक है। उनकी अक्सरियत जो है वो अगर ज्यादा होती थी जरा सी कम हो जाएगी ना। पीटीआई के खिलाफ अगर आते हैं तो हमारी सियासत में टेढ़ापन आ जाएगा, एक मजीद लोगों के अंदर मतलब है गुस्सा आ जाएगा। इस हुकूमत के मतलब है जो भी लेजिटिमेसी है
इसको लोग क्वेश्चन करते हैं, पाकिस्तान में ही नहीं करते, बैरून मुल्क भी करते हैं। अब कहीं से तो आप चीजों को दुरुस्त करने का आगाज करें ना, आप ये करें। आप कैसे दे सकते हैं कि जिसकी नुमाइंदगी नहीं है उसको आप सीट दे दें? ठीक तो है, अगर तो ये नहीं होना चाहिए। और उसमें अब देखिए मोअज़्ज़ज़ अदालत क्या राह निकालती है, ठीक हम है। तो क्या सलाह नहीं कर सकते, लेकिन जो भी हो पाकिस्तान के हक में, और हमारा जो एक तजाद बढ़ गया है और जो तलखी बढ़ गई है, कम होना चाहिए ना कि बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब, बड़े बेहतरीन तरीके से रोशनी डाली आपने। और जो और पूरी भी जस्ट political- टू नो कि आमिर साहब ने नया शो भी शुरू किया तो हमने आपको अच्छा। बेस्ट ऑफ लक भी कहना है आमिर साहब, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। अच्छा you, जी, ये थी ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन जिस पर हमने बात की, और बिल्कुल उसी तरह से कि जो मखसूस नशिस्तों का केस है, देखते हैं फैसला कब आता है और किसके हक में होता है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि पाकिस्तान के हक में हो, जो भी हो, पाकिस्तानी सियासत बेहतर हो। एक नया कॉन्फ्लिक्ट ना जन्म ले बिल्कुल फिर ऐसा। से तनकीद शुरू हो जाए। ठीक है जी, हम इससे पहले कि ब्रेक लें, एक डेवलपमेंट हुई और अच्छी डेवलपमेंट तो नहीं है। कल 3 हमारे जवान वतन अजीज पे कुर्बान हो गए, 3 जवान शहीद हुए। जनूबी वजीरिस्तान का ये वाक़या है जिसमें फायरिंग का तबादला हुआ दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान। इन शोधा के अंदर सिपाही असदुल्ला मोहम्मद सुफियान और जैन अली शामिल हैं। ISPR के मुताबिक सिपाही असदुल्ला मटियारी, सिपाही सुफियान DI खान और सिपाही जैन अली का ताल्लुक भावल नगर के इलाके से है। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए आपको मालूम ही, हम आपको बताते रहते हैं, क्लियरेंस ऑपरेशन इस वक्त जारी है। और ISPR ने यह भी कहा है कि शहीद, इनफेक्ट हमने कल देखा भी, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, शहीद के अहल खाना, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान और जवानों की एक बड़ी तादाद थी जिन्होंने इन शहदा को अलविदा कहा, उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक फ़ौज, अफसरान और जवानों की जो कुर्बानियाँ हैं वो हर किस्म की दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए हमारी अज़्म की तस्दीक करती हैं। कौम गैर मुल्की दहशतगर्दों के खिलाफ पुरज़्म है और हम इंशाअल्लाह इसका खात्मा करेंगे मिलजुल कर। दूसरी जानब कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद, जिन्होंने शुमाली वज़ीरिस्तान में मादर वतन का दिफा करते हुए जाम शहादत नोश किया था, फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द भी मारे गए थे, उनके हवाले से भी हमने आपको आगाह भी किया था। तो इन सभी शहदा के लिए, इनकी दर्जात की बुलंदी के लिए हमारी दुआ है, और ख़ास तौर पर इनकी फैमिली, इनके लवाहिकीन के लिए कि अल्लाह उन्हें सब्र जमील अता करे। आमीन। इसके साथ ही एक्सप्रेसो में वक्त तो एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, आगे बहुत कुछ है जिसके बारे में आपको बताएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब कुछ गज़ा की बात कर लेते हैं, जहाँ 7 अक्टूबर से इसराइली जारियत जारी है और 9 माह से ज़ायद का ये अरसा गुजर गया। गज़ा में इसराइली जारियत से अगर बात करें तो अब तक 38,000 अफराद शहीद हो चुके हैं। 87,000 शहीद होने वालों में 16,000 से ज़ायद बच्चे शामिल हैं, 10,000 से ज़ायद ख़वातीन हैं। तिब के शोबे के आलमी शोहरत याफ्ता तहकीकी जरीदे ने अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया है कि गज़ा में हलाकतों की तादाद में 38,000 से ज़ायद जो है वो बताई जा रही हैं, ताहम दुरुस्त तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। और इसकी तहकीकाती जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक गज़ा में मजमूई आबादी 23 लाख से, जिसमें 8% आबादी जंग का ईंधन बन चुकी है और बड़ी तादाद में ख़वातीन और मासूम बच्चे शामिल हैं। और इसी तरह से खुराक की तकसीम के नेटवर्क्स और दीगर जो अहम इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी वसी तबाही की वजह से अमवात की जो हकीकी तादाद है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। बिल्कुल, इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि इस नागुफ्ता बेस सूरत हाल के बायस गज़ा में बिलवास्ता अमवात या बराह रास्त अमवात जिन्हें हम कह सकते हैं, उनकी तादाद से कहना चाहिए कि तकरीबन 15 टाइम्स ज़्यादा हो सकती हैं, जो इस वक्त ताज़ा तरीन हमारे पास फिगर मौजूद है। 3 to 15% इसमें इजाफा हो सकता है। सो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है जिसकी हम बात करें, और क्या ये वाकई ऐसा है? इस लिहाज से तो ये तादाद तकरीबन 2.25 लाख तक पहुँच जाती है। इस रिपोर्ट में ये भी है, और रिपोर्ट में अमवात की जो दुरुस्त तादाद है इसके तयन की ज़रूरत पर जोर देते हुए ये भी कहा गया है कि तारीखी एहतसाब को यकीनी बनाने और जंग की जो मुकम्मल कीमत है उसको तस्लीम करने के लिए इन हक़ाइक़ को दुरुस्त रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि हम इतना अनफॉर्चुनेट है कि हम 2.25 लाख इंसानों की बात कर रहे हैं, और अगर 38,000 इंसानों की बात कर रहे हैं तो एक इंसान की जान भी पूरी इंसानियत की जान से कीमती है। दिस इज़ व्हाट आवर रिलीजन सेज कि अगर आपने एक इंसान को कत्ल किया तो पूरी इंसानियत को आपने मारा। और यहाँ पे तो हम सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों लोगों की बात कर रहे हैं, जेनोसाइड की बात कर रहे हैं। इसी पे हमने कहा कि हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं पस मंज़र को। हमारे साथ खालिद अल-मुइना साहब मौजूद हैं, सीनियर अरब साहब, हमारे शोज़ में और दीगर शोज़ में आप इनको सुनते हैं, उनसे ज़रा इस रिपोर्ट के तनाजुर में बात करते हैं। खालिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। अलार्मिंग सूरत हाल तो, अलार्मिंग तो अब छोटा लफ्ज़ रह गया, अफसोसनाक, खौफनाक सूरत हाल तो इससे पहले ही थी, लेकिन अब ये जो फैक्ट्स आ रहे हैं कि किस तरह से जेनोसाइड किया गया और इतनी बड़ी तादाद सामने आ रही है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये फैक्ट बेस हो सकती है, और कितना हॉरिबल है अगर इतना बड़ा नंबर सामने आ रहा है इस वक्त इसको देखना? मेरे ख्याल में गज़ा इज लाइक जहन्नम ऑन अर्थ।
यानी दुनिया का जहन्नम हो गया। आप जैसे कहे कि द फैक्ट्स आर मोर, बहुत लोग मरे, डेड बॉडीज आर हैव नॉट बीन रिकवर्ड, अब तक कितने के हजारों के लाश नहीं मिले, बच्चे जो थे अनबॉर्न बेबीज उनके। सो आई थिंक फिगर्स ऑफ 38,000 कम है, मेरे ख्याल में इसकी शायद 1.5 टाइम्स मोर। अब तक पूरे स्टेटिस्टिक्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि जो हो रहा है ये जेनोसाइड, हॉलोकॉस्ट, क्योंकि जब हम हॉलोकॉस्ट कहते हैं तो ये ज़ायनिस्ट लोग परेशान होते हैं, तो वो चाहते हैं कि हॉलोकॉस्ट इज ओनली फॉर जूस। लेकिन जो हो रहा है, आई थिंक इट इज अ ट्रेजेडी फॉर द वर्ल्ड। आपने देखा कि सब ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और सब जो वुमेन्स राइट अमेरिका के जो रात दिन रो रहे थे यूक्रेन के लिए, लोगों ने एक कलमा नहीं बोला। बस हम उनको क्यों उन पर इल्जाम डालें? और ओन यानी हमारे खुद उनके जो गजा के भाई बहन जो हैं एंड अरब लीग एंड अदर्स, उन्होंने जो किया है बस नॉट इनफ हैज बीन डन। आप जानते हैं, और ये गुड थिंग, अस्तगफिरुल्लाह, वी शुड नॉट से गुड थिंग, जो निकला है कि द वेस्ट हैज बीन प्रूव्ड वंस फॉर ऑल। ये लोग जो लिबरल्स मुसलमान ममालिक में इनको यानी टेकिंग द यूएसए एज अ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, एज अ पिलर ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये सब खत्म हो गए इनके पिलर्स। तो इनके जो आइडल्स थे ये सब खत्म हो गए। बट राइट नाउ व्हाट नीड्स टू बी डन, हम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, आई रेड द रिपोर्ट, आई थिंक व्हाट नीड्स टू बी डन इज ऑल आउट हेल्प फॉर गजा। एक और चीज इसमें जाहिर हुआ कि द इसराइलीज हैव नॉट बीन एबल कि वो उन पर पूरा डोमिनेशन हो जाए गजा में। देयर आर्मी हैज सफर्ड, हम एक तरफ से देखते हैं इनके खुद के अखबारों में। और ये सेकंड थिंग कि मेनी जूइश पीपल अक्रॉस द ग्लोब, फिर एक फर्क होना चाहिए बिटवीन द जूज एंड द ज़ायनिस्ट, क्योंकि काफी जो डेमोन्स्ट्रेशंस हुए हैं न्यूयॉर्क में, शिकागो में, लॉस एंजलिस, इलिनॉय में, आर मच मोर देन हैपेंड इन द मुस्लिम कंट्रीज। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और अब आपके ख्याल में आपने ये जो अरब लीग की तरफ किया या अरब कंट्रीज की तरफ इशारा किया, OIC जिसका स्लोगन जिसका मैनिफेस्टो ही इनफैक्ट पैलेस्टाइन था, तो उसने तो बिल्कुल एक मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की है इसके ऊपर। इसके बाद क्या इन इदारों का, पर्टिकुलरली OIC का वजूद आपके ख्याल में रहना चाहिए? उसकी एग्जिस्टेंस का कोई मयार बनता है, कोई लॉजिक, कोई वजह बनती है? Wallah, I think it should exist even on paper. जैसे people उन्होंने जब कितने जंग हुए, कोल्ड वॉर हुआ, तो उन्होंने सेम क्वेश्चन अबाउट यूनाइटेड नेशन, अबाउट यूनेस्को, अबाउट दिस एंड दैट। आई थिंक इट शुड एग्जिस्ट, बट इट शुड बी मच मोर फोर्सफुल। ये होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को जो धमकी दे रहे हैं ये वेस्टर्न पावर्स, बिलीव मी, दे देमसेल्व्स आर वीक। एंड आप देख रहे हैं कि अमेरिका में जो इलेक्शन हो रहे हैं और दोनों कैंडिडेट, कल किसने लिखा कि पूरे अमेरिका में यू डोंट हैव एक्सेप्ट दीज टू। सो मेरे ख्याल में पूरे वर्ल्ड लीडरशिप में और पूरे जो कंपोजिशन ऑफ द अथॉरिटी इन यूरोप एंड अमेरिका हैज चेंज। व्हाट वी नीड कि हम, हमारा आवाज काफी स्ट्रांग हो और वी शुड कम एंड से इनफ इज इनफ। लेकिन हु इज गोइंग टू से दैट? ओके और खालिद साहब, इसके साथ ही अगर इसराइल की आपने बात की, वहाँ खुद से इतने सारे मुजाहरे हो रहे हैं, बहुत सारे जो जूस हैं वो ये कह रहे हैं कि इस जेनोसाइड को अब रोक देना चाहिए, इसे रुकना चाहिए, लेकिन अभी भी कुछ तादाद ऐसी है जो ये कह रही है कि रिहाई से मुतालिक भी जो वो मुआहिदा हुआ है उससे दस्तबरदार हो जाया जाए और जंग को जारी रखा जाए। इस पर आपकी क्या टेक है? कुछ इस तरीके से कोई प्रेशर अगर खुद से इसराइल के अंदर डेवलप होता है तो उससे ये जो जेनोसाइड है ये रुक पाएगी? ये नहीं रुक पाएगी, क्योंकि आपको मैं साफ साफ रैकेट कहता हूँ कि जो ज़ायनिस्ट सहयूनी दुश्मन है इज वेरी विशियस, एकदम यानी ये खबीस दुश्मन है। इनकी आइडियोलॉजी इज वर्स देन एनी आइडियोलॉजी। ये पूरी टोटल डोमिनेशन, जेनोसाइड, ये चाहते हैं कि पूरे फलस्तीनियों को कंसंट्रेशन कैंप में डाले। ऑन रिकॉर्ड इनके जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी लीडर्स जो हैं, उन्होंने कहा कि हर फलस्तीनी को एक गोली करके कत्ल करो। सो आई डोंट थिंक सो दे विल एग्री जब तक ये नेतन्याहू इज इन पावर और लिकूद पार्टी। लेकिन एट द सेम टाइम जब रिस्पॉन्स नहीं हुआ, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
change will come from Israel because they cannot continue. प्रॉब्लम के अरब ममालिक जो हैं वो सोचते थे कि इसराइल स्ट्रांग है. इसराइल इज नॉट स्ट्रांग, लेकिन अप्रोच जो था अरब लीग का ओवर द इयर्स वाज अ वीक अप्रोच. समझे, आपने देखा कितनी बॉम्बिंग, कितने हिरोशिमा और नागासाकी से ज्यादा इनके बॉम्ब इम्पैक्ट्स हुए. US 7th फ्लीट और ये ऋषि सुनाक जो रैम्बो की तरह अपने प्लेन से निकला, खुद एड लाया. फ्रांस, जर्मनी, यूरोप अब तक गजन्स को डोमिनेट नहीं कर सके. सो आई थिंक वी हैव टू बेयर अप. अपने पास कोई नहीं. राइट खालिद साहब, ये जो करंट चेंज हमने देखा यूनाइटेड किंगडम के अंदर मौजूदा इंतखाबात के बाद, जिसमें ऋषि सुनाक और उनकी पार्टी बहुत बुरी तरह से उनको शिकस्त हुई है, और लेबर पार्टी को लोगों ने, और ख़ास तौर पे जो मुस्लिम वोटर था उसने बहुत बड़ी तादाद में इस सेंटिमेंट के अगेंस्ट वोट दिया है जो उनकी एक बेहिसी रही है टुवर्ड्स पैलेस्टाइन. इसके लिए ख़ास तौर पे अमेरिकन डेमोक्रेसी के लिए भी कोई मैसेज इसके अंदर मौजूद है इस नतीजे का? बिल्कुल, बिकॉज इवन इन द यंग पीपल, मैं काफी पॉलिटिक्स के वहाँ के फॉलो कर रहा हूँ. काफी जो लोग हैं 60 to 65% ऑफ एकेडेमिया वो एंटी गजा जेनोसाइड के थे. काफी लोग हो रहे, लेकिन इनके पास पावर नहीं है. लेकिन जो अमेरिका में APEC और जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस है काफी स्ट्रॉन्ग, इनका ऐसा होल्ड है. कल मैं सोच रहा था क्या होल्ड है कि सब, इवन फ्रांस में जो एक्सट्रीम राइट के लेपेन, और ये फर्स्ट स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि हम इसराइल को सपोर्ट करते हैं थ्रू ब्लैकमेल, थ्रू दिस एंड दैट. जब तक ये नहीं जाएगा, जब तक हम हमारी मैसेज या रिसाला अपने लोगों को, डायरेक्ट लोगों को ना बताएं, so I don't think so we can get, but it will change. आपने देखा 25 Muslims have now entered the British Parliament. बिल्कुल ऐसे. And one more thing, I've just got 30 more seconds. अगर ये चेंज अमेरिका के अंदर आता है, जो बाइडन नहीं होते और उनकी जगह डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं, तो आप, क्योंकि केयर स्टार्मर ने तो दोनों अतराफ को फोन किया, इससे पहले ऋषि सुनाक की बड़ी वन साइडेड एक अप्रोच रही है ओपनली, तो आपको लगता है कि इसमें कोई तब्दीली आ सकती है अमेरिका की तरफ से if डोनाल्ड ट्रंप कम्स इन पावर? नहीं साहब, वहां तो दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. इट विल नॉट, ना टुवर्ड्स फलस्तीन ना टुवर्ड्स चाइना. ये दोनों साहब जब तक होल्ड है वहां APEC का वेरी डिफिकल्ट, बट ग्रास रूट लेवल्स में यस काफी चेंज हो रहा है. ठीक है, ठीक है खालिद साहब, आपके प्रेशियस टाइम का बहुत शुक्रिया, और इस अहम मौजू पे जो कि हम सब के दिल के करीब है, और हम सब की एक जिम्मेदारी है कि हम इस पे बात करें, कोशिश कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं कि मसला जल्द से जल्द हल हो. इंसानों का कत्ल, मुसलमानों का कत्ल जो बेदरेक कर रहा है इसराइल, उसका खात्मा हो. बिल्कुल. एक्सप्रेसो में इसके साथ ही वक्त हुआ एक ब्रेक का. वेलकम बैक. अब शामिल करते हैं सेगमेंट माइंड मैटर्स. देखते हैं वकार अहमद मलिक आज किस अहम टॉपिक पर बात कर रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स. क्लाइमेट चेंज एक गलत टर्म है, यानी एक तरकीब जो है हम अमूमी तौर पे इस्तेमाल करते हैं. क्लाइमेट चेंज, माहौलियाती तब्दीलियाँ, ये अब टर्म जो है, इसके बजाय अब हमें करना चाहिए क्लाइमेट क्राइसिस. क्लाइमेट चेंज नहीं है, अब ये क्लाइमेट क्राइसिस की तरफ चला गया है मामला. पिछले जो 9 महीने हैं, यानी आप देखिए मई है या उससे पीछे अप्रैल है, उसके पीछे जो मार्च है, फेब है, जनवरी है, ये पिछले जितने भी 9 महीने हैं, ये 9 महीने गुज़श्ता 140 साल या 144 साल के गर्म तरीन महीने हैं. यानी जितने मई गुजरे हैं 1880 के बाद, जितने अप्रैल गुजरे हैं 1880 के बाद, ये जितने भी, और कंसेक्यूटिवली, यानी ये भी नहीं है कि बीच में कोई वक्फा आया है, 9 के 9 महीने में हर महीने ने पिछले 144 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया. 1880 से ऑनवर्ड कोई ऐसा महीना, मई या अप्रैल या जनवरी या फरवरी या दिसंबर, ऐसा नहीं गुजरा जो इतना गर्म तरीन रहा हो. 2023 जो पिछला साल था, वो पिछले 143 साल का गर्म तरीन साल था. यानी अब तक का जितने हमने जब से रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया है, ये उस वक्त से लेके अब तक का ये सबसे गर्म तरीन साल जो है वो 2023 है. और 2024 ये याद रखिएगा अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी हम मिड में हैं. सो दिसंबर में ये मालूम होगा कि 2024 जो है उसने भी 2023 का भी रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया. अब इसको कैलकुलेट करने का, इसको देखने का एक अंदाज़ और भी है कि एक बेस लाइन बनाई जाती है, यानी
पिछली सेंचुरी की कुछ बेस लाइन्स होंगी, वो मुख्तलिफ डेकेड्स पे मुश्तमिल होती हैं। आप जो समझिए कि 30 साल का एक एग्रीगेट जो टेम्परेचर है या एक औसत जो दर्जा हरारत है 30 साल का, उसकी एक आप बेस लाइन बना लेते हैं। अब ये जो गुज़िश्ता 12 महीने गुजरे हैं, इन 12 महीनों का दर्जा हरारत जो 20th सेंचुरी है, यानी ये जो पिछली सदी गुजरी है, उसकी जो बेस लाइन है उससे 1.3 डिग्री ज़्यादा है। और अगर हम 19वीं सदी की बेस लाइन को देखें तो उससे 2.69 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी 2.69 डिग्री कम टेम्परेचर था 19वीं सदी में। और फिर 20वीं सदी की जो बेस लाइन हम देखते हैं तो उसमें 1.3 डिग्री कम टेम्परेचर था। ये इस तरीके से राइज हो रहा है। और इसकी सब की वजह क्या है? ये तमाम की वजूहात से हम बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, और उसकी वजह यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एमिशन जो जिस तरीके से हो रही है। और आप इस तस्वीर से थोड़ी देर के लिए अंदाज़ा लगाइए, ये भी नासा से उठाई है। नासा की वेबसाइट पे जाके क्लाइमेट चेंज को आप भरपूर उसका मुताला कर सकते हैं। लेकिन ये जो तस्वीर है ये बहुत ही देखने वाली है। 2002 से 2022 तक है। 2002 में अब आप देखिए कि ये आपको क्या बता रही है, और अब देखिए कि 2022 में हमने सिर्फ 20 सालों में इस कुरे अर्ज़ की क्या हालत कर चुके हैं। दूसरी तरफ अगर आप ग्राफ की सूरत में समझना चाहें तो ग्राफ की सूरत में 1960 से 2020 तक का ये जो डाटा है ये इस वक्त आपके सामने है। और ये आप देख रहे हैं कि तकरीबन 320 ppm से इस वक्त हम 420 या 440 एक्चुअली 2024 तक 440 ppm तक कार्बन एमिशन जो है वो हो चुकी है। और उसकी वजह से दर्जा हरारत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जो सरफेस है, ग्लोबल जो टेम्परेचर है, जो सरफेस है, ये जितने भी मैंने आपको टेम्परेचर्स बताए हैं, दर्जा हरारत बताए हैं, ये ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर्स हैं। और ये जो समंदरों के ऊपर की जो सतह है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, क्योंकि 90% जो टेम्परेचर है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं समंदर जो है। और सतह समंदर जो है उसके बढ़ने का सिलसिला बदस्तूर जितने भी हम पिछले दहाइयाँ देखते हैं उसमें मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत वाज़े इंडिकेटर्स हैं कि इस वक्त जिस सिचुएशन में हम हैं उसमें अब हम क्लाइमेट चेंज के बजाय इसको क्लाइमेट क्राइसिस कह दें तो वो बहुत बेहतर एक टर्म होगी। और ये टर्म जो है वो मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा, बेसिकली बिल नेल्सन है जो कि नासा के हैं, उन्होंने ये टर्म इस्तेमाल किया क्लाइमेट क्राइसिस। और इस वक्त हम वाक़तन क्लाइमेट क्राइसिस में हैं। हमें मालूम है कि ये क्यों हो रहा है, मतलब हमारे लिए तशवीश की बात होती है अगर हमें ना मालूम होता कि ये क्यों हो रहा है। और हमें ये भी मालूम है कि ये कैसे इस पर कंट्रोल किया जा सकता है या कैसे इस पर काबू पाया जा सकता है। और ये भी तशवीश होती है अगर हमें ये ना मालूम होता कि इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है। ये दोनों चीज़ों का बखूबी इल्म है हमें। और इस वक्त एक ही हल है, वो हल एक तो बैनुल अक़वामी सतह पे है, एक इनफरादी सतह पे या कम्युनिटी के लेवल पे सतह पे है, कम्युनिटी की तरबियत। इसके अलावा जितने ज़्यादा आप दरख्त लगा सकते हैं लगाएं। और अगले 5-7 सालों में तो एक स्टडी ने यहाँ तक बताया है कि पाकिस्तान के ये जो गर्म इलाके हैं ये अगले 5-7 सालों में इनका टेम्परेचर उस सतह पे पहुँचने वाला है जो कि इंसानी हयात की जो बका है उसमें ये तसलसल नहीं रह सकता, ये मौजू नहीं होगा। और उसके बाद माइग्रेशन होगी, यानी जिस तरीके से पूरी दुनिया में क्लाइमेट एक माइग्रेशन हो रही है तो इसी तरह पाकिस्तान जो है वो क्योंकि सबसे ज़्यादा ख़तरे में है मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से, सबसे ज़्यादा जो मुतासरा मुल्क है वो पाकिस्तान है। और इस वक्त पाकिस्तान में जो चीज़ करने वाली है और वो हंगामी बुनियादों पे करने वाली है, वो क्लाइमेट चेंज के लफ्ज़ से नहीं करने वाली, वो क्लाइमेट क्राइसिस का लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिए। और इसको हंगामी अंदाज में जितना दरख्त लगाए जा सकते हैं ये है जो कि किसी हद तक हमारी बका की इंश्योरिटी करेगी। बाकी बैनुल अक़वामी सतह पर मामलात हैं वो तो बैनुल अक़वामी सतह पर ही हल होंगे। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब कुछ बात कर लेते हैं, सियासी सूरत हाल की तो हमने कर ली है, कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस इस वक्त मुल्क की क्या है उस पर बात करते हैं। वफाकी बजट 2024-25 नाफिज अमल हो चुका है और हुकूमत की 1270 अरब रुपए का जो टैक्स हदफ है वो पूरा करने के लिए जो सर तोड़ कोशिशें हैं वो जारी हैं। इस टारगेट को पूरा करने का इरादा जाहिर किया गया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत रवा माह IMF के साथ स्टाफ लेवल माहिदे तक पहुंचने के लिए पुरुमीद है। और ताहम अगर हम अपने टैक्स महसूलात में इजाफा नहीं करते हैं तो ये हमारा आखिरी IMF प्रोग्राम नहीं होगा। IMF के साथ होने वाले इस माहिदे का तखमीना जो है वो 6 से 8 अरब डॉलर लगाया गया है। जब तक मईशत दरामदात पर मबनी रहेगी हमारे पास डॉलर ख़त्म होते रहेंगे। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हमने सियासत को दाव पर लगाकर रियासत को बचाया, अगर रियासत को ना बचाया होता तो कहाँ की सियासत और कहाँ का बजट होगा। बजट पर तनकीद तो की गई कि IMF के कहने पर
पर बजट बनाया गया। IMF के साथ 3 साल प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें कोई राज नहीं है। बजट पर हमने आवाम से गलत बयानी से काम नहीं लिया। उन्होंने मजीद कहा कि बजट में यकीनन टैक्स लगे, लेकिन अशराफिया पर टैक्स हमने पहली बार लगाया, पहली बार रियल एस्टेट पर टैक्स लगाया, जिससे 100 अरब मिलने का भी इम्कान है। मजीद लगना चाहिए और अगले साल रियल एस्टेट पर टैक्स के लिए मजीद तैयारी के साथ आएंगे। पता नहीं अशराफिया प्राइम मिनिस्टर, ये सैलरीड क्लास सारी अशराफिया है जिस पर उन्होंने टैक्स लगाया, जो भाग भाग के बेचारे जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब पता नहीं कौन किसको अशराफिया कहते हैं। खैर, वज़ीर आज़म ने यह भी कहा जी जो तनख्वाहदार तबका है इस पर टैक्स लगा, जिस पर उन्होंने जायज़ एहतजाज किया। आगे कुछ नहीं कहा, इस पर रुक गए कि जायज़ एहतजाज किया। 200 सारिफ यूनिट इस्तेमाल करने वाले जो सारिफीन हैं उनके लिए कोई 50 बिलियन सब्सिडी की बात करिए गवर्नमेंट को, उनको तकरीबन 4 से 7 रुपये फ़ी यूनिट रिलीफ दिया जाएगा। आज बड़े बड़े इश्तहारात भी हमने देखे हैं, इसकी तशहीर भी हुकूमत खूब कर रही है। सो ये किस हद तक डूएबल है, और दूसरी जानब कैसे इक़दाम हैं, एक जानब ये और दूसरी जानब अरकान असम्बली की मुराद हैं। इसकी इजाफा देखे तो लगता है कि मुल्क में कोई मसला ही नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और ये हर दौर में होता रहा है। मुझे याद है जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का दौर, उस टाइम भी जब मुल्क बहुत मुआशी तौर पे मसाइल का शिकार था, तो पार्लियामेंटेरियंस के लिए लहदा से लॉजेस बन रहे थे, चीज़ें हो रही थी। तो ये एक एग्जाम्पल है, ये सभी अदवार में ऐसा होता रहा है। हमारे साथ इस मामले पे बात करने के लिए एक ऐसे साफ़ी मौजूद हैं जो कि सबसे पर्टिनेंट मुझे इसलिए लगते हैं कि वो ऑन फील्ड बड़े क्रिटिकल रहते हैं टूवर्ड्स गवर्नमेंट पॉलिसीज़, और फिर उस पर अक्सर फाइनेंस मिनिस्टर साहब उनके सवालों से थोड़े ऑफेंड भी हो जाते हैं। बट ओबियसली एक साफ़ी होता ही हुआ है जिसका सवाल कुछ बहुत अच्छा ना लगे लोगों को। अच्छे सवाल करने वाले तो बहुत हैं। हमारे साथ शहबाज राना साहब है। राना साहब, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह का शुक्र जी। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि हुकूमत ये जो इंदिया दे रही है कि अगर हमने टैक्स महसूलात का हदफ पूरा न किया तो फिर ये आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा, जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, क्या ये अपने लिए कोई कुशन तलाश कर रहे हैं? क्योंकि एक बहुत एम्बिशियस टारगेट रख बैठे हैं 1200 अरब से ऊपर, या फिर आपको ये लगता है कि हुकूमत इतनी कॉन्फिडेंट है कि इस महसूलात के हदफ को हासिल करने से पहले IMF को ये मैसेज दे रहे हैं कि वी आर फर्म एंड वील डू इट? आपको इसके पीछे क्या लॉजिक नजर आ रही है इन स्टेटमेंट्स के पीछे? देखिए, आपने फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट को बड़ा राइटली पिक किया है। बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने फाइनेंशियल टाइम्स के इंटरव्यू में इस बात का एतराफ किया है, इन अदर वर्ड्स, इन इम्प्लिसिट वर्ड्स, सो मेनी वर्ड्स, कि वो जो बजट दे चुके हैं, ये बजट जो है पाकिस्तान को IMF के आखिरी प्रोग्राम की तरफ नहीं लेके जा रहा। क्योंकि ये ऐसा बजट है जो पाकिस्तान को कहीं भी नहीं लेके जा रहा, और गालिबन क्योंकि वो उस तरीके से बजट बनाने की एक्सरसाइज में इन्वॉल्व नहीं थे जिस तरीके से माजी में जो वज़रा खजाना होते रहे, तो उनको अंदाजा नहीं था जो वो बजट दे रहे हैं वो किस किस्म का दे रहे हैं, और क्या वाकई उस बजट का एक वाहिद हदफ का प्रोग्राम हासिल करना है, ना सिर्फ और ये आखिरी IMF प्रोग्राम होना चाहिए, वो हदफ हासिल दोनों उसमें नाकाम हो रहे हैं सो फार। अब देखिए, अभी तक बजट आ चुका है, बजट पास हो चुका है, टॉप लेवल एग्रीमेंट जो है वो IMF के साथ नहीं साइन हुआ। आज भी मैंने जो एक स्टोरी की, उन्होंने एक और बड़ी शर्त लगा दी है कि आपने जो सॉवरन वेल्थ फंड जो बनाना है उसको खत्म करे, जो बना चुका है पाकिस्तान उसको खत्म करे। उसकी अपनी वजूहत IMF को क्यों ये बात कह रहा है। द पॉइंट हियर इज कि फाइनेंस मिनिस्टर की जो ये स्टेटमेंट है, ये रिफ्लेक्ट करती है कि हुकूमत खुद भी पुरएतमाद नहीं है कि वो जो बजट दे चुके हैं वो इसमें वो अपने जो बताया जाए वो हासिल कर सकेंगे, नंबर 1। और नंबर 2, अब फाइनेंस मिनिस्टर की कोई भी स्टेटमेंट उठा के देख लें, वो सिर्फ महसूलात की टैक्स टू GDP की रेशो की बात कर रहे हैं। जो पाकिस्तान का असल मसला है, जो अखराजात है, अलॉन्ग विद दिस आपकी जो रेवेन्यूज के मसाइल है, अखराजात मेरी जाती राय में 2/3 मसला आपका अखराजात का है और 1/3 मसला आपका महसूलात का है। जो 2/3 मसला है उसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर इसलिए बात नहीं करते कि उन्होंने खुद जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो हमारे जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी तनख्वाहों में उनको 4 उन्होंने ज़्यादा सैलरीज दे दी। उन्होंने खुद जब बजट स्पीच अपने खत्म की तो 3 उन्होंने जो बोनसेस दे दिए तमाम पार्लियामेंट हाउस के एम्प्लॉइज को। उन्होंने खुद अपने हाथों से जो बजट पास किया है वो पिछले साल से 30% ज्यादा, तो कैसे वो अखराजात की बात करके अपने आप को कर सकते हैं? सही है। दिस इज वेरी फाइन पॉइंट कि ये लोग अपनी गलत पॉलिसियां बनाते हैं, फिर उसको डिफेंड करने के लिए ये बाहर जाते हैं। जब पाकिस्तान से इनको कामयाबी नहीं होती, इंटरनेशनल इंटरव्यूज देते हैं और वहां पे भी वही कहानी सुनाने की कोशिश करते हैं जो उन ऑडियंस को, जो इंटरनेशनल ऑडियंस है, उनकी रीडर व्यूअरशिप है या रीडरशिप उनकी वहां पे जो है वो उनको तो पूरी कहानी पता नहीं होती। वो कहते हैं जी कि जी ये तो टैक्स टू GDP रेशियो बढ़ाने की तो पाकिस्तान निकल आया जंगल से।
सही। अच्छा शहबाज राना साहब, इसके अलावा जिस तरह से ये तो हमने फाइनेंस मिनिस्टर की बात की, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी यही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई इसमें क्या बुरा है, हमने IMF के कहने पर बजट, हम पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि बनाया तो हम IMF प्रोग्राम में गए हैं और इसमें कोई राज की बात नहीं है। और इस बार उनका यह दावा है कि जनाब अशराफिया पर टैक्स लगा है। तो जिस तरह से अभी इमरान ने भी बात की कि अशराफिया किसको कहते हैं वज़ीर आज़म साहब, क्योंकि सारा टैक्स तो तनख्वाहदार तबके पर लग गया है, पैसा तो तनख्वाहदार तबका है। देखिए, उनका मतलब अशराफिया से आप और मैं है बैठ के टीवी चैनल में बैठ के इनको भाषण देते हैं, ये अशराफिया है, वो अशराफिया नहीं है। शहबाज भाई उनको क्लियर करें, आपकी तो एक्सेस है ना, हमारी तो नहीं है, आप तो जाते रहते हैं, तो जरा बताएं कि हम नहीं है। वो समझते हैं। अच्छा, एक और सीरियस नोट, इनका एक और बड़ा मसला हो गया गवर्नमेंट का, जो मुझे 2 वाकयात से पता चला कि प्राइम मिनिस्टर को प्रॉपरली ब्रीफ नहीं किया जा रहा। अच्छा। 2 एग्जांपल कोट कर देता हूँ। इन्होंने खामोशी से बजट से जब पास हो रहा था, उसमें इन्होंने कुछ 60 अरब रुपए की इनकम टैक्स की रिलीफ देने की कोशिश की कमर्शियल बैंकों को। अच्छा। वो सेक्टर जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा प्रॉफिट बना रहा है, यस, उसको 60 अरब रुपए की इनकम टैक्स रिलीफ देने की इन्होंने कोशिश की। मैंने वो खबर की, वो खबर छपी गालबन 26 या 27 जून को और बजट पास होना था 28 जून को। ओके। तो जब खबर छपी, छपने के बाद प्राइम मिनिस्टर को पता चला ये काम भी हो रहा है। ओके। उन्होंने वो रिवर्स करवाया। ओके। नंबर 1। नंबर 2, अभी जो कल का वाकया है जिससे और ज्यादा मेरे जो तासुर है उसको तकलीफ पहुंचती है कि प्राइम मिनिस्टर को उनकी अपनी ही हुकूमत नई सारी बातें बता रही कि जब बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ, तो मैंने ये स्टोरी की, ये हमारी एक्सप्रेस ग्रुप में स्टोरी छपी हुई थी कि ये जो बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ वो 14% से लेके 51% तक है, 4 रुपए से लेके रफली 7 रुपए 12 पैसे फी यूनिट है। और जो सबसे ज्यादा इजाफा है वो पाकिस्तान का जो गरीब तरीन तबका है, जो 1 से 100 यूनिट्स यूज कर रहा है, जिसको ये प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स भी कहते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा इजाफा है। जब मेरी ये खबर छपी तो चूंकि ये स्टोरी ऐसी थी, इसके ऊपर रौला तो पड़ना था। तो हमारे जो एनर्जी मिनिस्टर हैं, ये एक जियो के टीवी शो के ऊपर गया और वहां पे जाकर उन्होंने दावा किया कि नहीं, ये जो खबरें छप रही है ये गलत है, ये 2 से 7% इजाफा है। अच्छा। और कुछ चंद पैसों का इजाफा है, जो अल्फाज में इसमें चंद पैसों का अल्फाज। अच्छा, खैर हम अपनी पोजीशन पे कायम रहे, हमने स्टोरी भी की, प्रोग्राम भी किए। PM रियलाइज कि नहीं, ये जो इनको बताया जा रहा है ये तो ठीक बात ही नहीं है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर से इन्होंने जो हमने खबर रिपोर्ट की थी उसका जो इन्होंने अप्रूवल लिया, समरी को सर्कुलेट करके काबीना का अप्रूवल लिया। सर्कुलेशन बहुत तरीकेदार होते हैं, जो वफाकी काबीने की जो मीटिंग होती है उसमें समरी नहीं जाती, आप जो कैबिनेट मेंबर्स होते हैं उनको सर्कुलेट करके उनका एंडोर्समेंट ले लेते हो। ठीक। खामोशी से उनको समरी भेजी और बगैर बताए क्या है क्या नहीं वो अप्रूव कर दिया। तो ये जो शहबाज साहब, हुकूमतों की जानिब से एक डिसट्रस्ट का या मिस इन्फॉर्मेशन का सिलसिला है, ये बहुत पुराना है। और हम अक्सर एक बतौर जर्नलिस्ट हम ये अक्सर बात करते हैं कि कम से कम हमारी हुकूमतें हमसे सच तो बोलें। और ये सिर्फ एक मामले पे नहीं है, बजट के आपको मालूम है, हम दीगर चले मामलात पे नहीं जाते, इसको हम मईशत तक महदूद रखते हैं। ये डिसट्रस्ट यानी कि बिटवीन द कैबिनेट एंड बिटवीन द ऑफिशियल्स एंड देन हुकूमत और अवाम के दरमियान मिस इन्फॉर्मेशन, अवाम को तो इस काबिल कभी समझा ही नहीं जाता कि उनको पूरी बात बताई जाए और कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है। तो शहबाज साहब, द लीस्ट ही कुड डू इज, आई मीन विद दिस मैंडेट जो उनके पास नहीं है बतौर प्राइम मिनिस्टर, बहुत मुकम्मल मैंडेट की मैं बात कर रहा हूं, वो ये कर सकते थे कि अपना एक ट्रस्ट लेवल तो बनाते। अब अगर ये इंफॉर्मेशन आ रही है सामने कि उनको आगाह नहीं रखा जा रहा, फैसले उनसे बार बार हो रहे हैं, तो ये तो बड़ी अलार्मिंग बात है, नॉट जस्ट फॉर द गवर्नमेंट, PMLN की पॉलिटिक्स के लिए भी, जो जिसके पास एक बड़ा क्रिटिकल टाइम है, जिसके ऊपर पॉलिटिकली अगर हम बात करें इस हुकूमत में। देखिए, यहाँ पे ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि लोगों को नहीं बताया जा रहा, वो तो एक पुरानी कहानी है और हर हुकूमत करती है। जो असल कहानी है, जो ज्यादा खतरनाक बात है कि जो मुल्क का वजीर आजम है उसको ही नहीं बताया जा रहा। मतलब ये ज्यादा खतरनाक बात ऐसी होता था। अच्छा, दूसरा ये जो गवर्नमेंट IMF के ऊपर सारा बलबा डालने की कोशिश कर रही है, IMF तो बाकायदा तौर पे कहता है कि आप अपने खर्चे कम करें, और IMF बहुत सारी ऐसी सब्सिडीज है जो कि देने से मना करता है। आपने बहुत सारी एरियाज को सब्सिडाइज भी अपनी मर्जी से करने की कोशिश की है, अपनी एक्सपेंसेस को भी कम करने की कोशिश, न सिर्फ कम करने की कोशिश नहीं की और आपने बढ़ा दिए हैं। तो क्या ये बात, ये जवाब दुरुस्त है कि आप मुकम्मल मलबा IMF पे डालें कि उनका बजट है? ये तो लगता है हुकूमत की अपनी मंशा का बजट है जो सामने आया है। अच्छा, हमारे पास समटाइम्स ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, कुछ हम छाप सकते हैं, कुछ नहीं छाप सकते। कुछ ऐसे टैक्स प्रपोजल जो बजट में पास हो गए, जो टैक्स लग गए हैं, आई कैन टेल यू विद श्योरिटी एंड सर्टेनिटी कि जब उसके ऊपर इतना शोर पड़ा कि इनको वापस लेना, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी कहा गया कि इनको देखे, IMF से बात करके देख ले, तो 1-2 ऐसे प्रपोजल थे जो हमारे हुकाम ने IMF से टेकअप ही नहीं किए। नंबर 1, अच्छा, ये प्राइम मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं,
IMF को ये कुछ बता रहे हैं अच्छा। या नहीं बता रहे या अभी बात कर रहे हैं। जो दूसरी बात आप करें IMF के बजट की, जी ये बात गलत है कि हमने IMF की हर बात मानी। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि हमने IMF की बहुत सारी बातें मानी। इन्होंने जो तनख्वाहदार तबके के ऊपर बोझ डाला 75 अरब रुपए का, इन्होंने इसके ऊपर IMF के सामने स्टैंड ही नहीं लिया। ओके आप इसके ऐसे एग्जांपल ले लीजिए कि, और ये अगेन फैक्चुअल बात मैं आपको बता दूं, IMF की तरफ से ये था कि इतना उनका सख्त दबाव था अच्छा कि जो ज़राअत के अंदर इस्तेमाल होने वाली खाद है और अद्वियात है उसके ऊपर आप 18% GST लगाएं। सही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि अगर ये टैक्स लगाया तो हमारी सपोर्ट विड्रॉल। इन्होंने वो टैक्स नहीं लगाया, इन्होंने स्पेस निकाली उसके बदले में, इन्होंने कहीं और जगह पे जाकर टैक्स लगा दिया। अच्छा क्योंकि सियासी मफादात अपनी सियासी मफादात थे और इनकी अपनी हुकूमत खतरे में थी। क्योंकि आप और मैं, हम तो जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा एहतजाज कर लिया, तालियां, उसके आगे कुछ भी नहीं। वो इसलिए कि हम एहतजाज करके वही बैठे हुए जहाँ पहले बैठे थे। आपने और मैंने जब 1 अगस्त को अपनी सैलरी लेनी है उसपे नए टैक्स पे करके हमने लेनी है। हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ भी नहीं कर रहे। यही वजह है कि वो कहते हैं एहतजाज तालियां मारो, इनके पास कुछ नहीं है। ओह माय गॉड सो ये सारा मलबा IMF के ऊपर डाल। अब एक और बात आप इसकी एग्जांपल ले लीजिए। सही कल जो प्राइम मिनिस्टर ने 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी है जी 200 यूनिट से कंज्यूमर तक, जो बजटेड सब्सिडी नहीं है, जी इन्होंने PSDP से काट के 50 अरब रुपया उधर सब्सिडी डाइवर्ट किया 3 माह के लिए। तो अगर ये वहां से पैसे काट सकते हैं, मुझे नहीं पता इसका IMF ने अप्रूवल दिया या नहीं दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने सिर्फ इतना बताया कि जी हमने उनको बता दिया। इन्होंने तो बता दिया, उन्होंने आगे से क्या कहा वो उन्होंने नहीं बताया। अगर लेट से ये काम कर सकते हैं, और जो कि एक जायज भी लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते इस वक्त बिजली के बिल में, True. तो सैलरीड क्लास को ऊपर इन्होंने 75 अरब तो इनिशियल था ना, हाँ उसके ऊपर 10% सरचार्ज भी लग गया है। तो ये पैसा जो है ये कैसे इन्होंने उधर से कैसे नहीं उसको रिकवर कर सकते? यानी कि जहाँ पे कुशर इनको निकालना है, जहाँ पे इनकी सियासी हुकूमत निकालते हैं। या मफादात वाबस्ता है, वहाँ पे कुशर निकल आता है, अदरवाइज नहीं निकलता। अच्छा। नहीं निकलता। और शहबाज आना साहब, जिस तरह से भी IMF इन्फ्लुएंस्ड बजट की हम बात कर रहे हैं, तो यही कहा जा रहा है कि IMF की कंडीशंस के अकॉर्डिंग बजट बना है। तो अगर IMF ना होता तो क्या कुछ तब्दीलियां होती या फिर हालात हमारे यही थे? देखिए, अगर IMF ना हो, एक तो पहली बात ये कि IMF की तमाम शराइत के मुताबिक ये बजट नहीं हो। अच्छा। अगर बना होता तो इस वक्त हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है IMF के साथ हो चुका हो। सही है। तो आप एक आध और आपको झटका लगने वाला, उसके लिए तैयार नहीं। ओके एक तो 28 जून को मिनी बजट आ चुका है, आपको पता है। जी एक तो 12 जून को बजट आया था जिसमें 1500 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगे थे, और 28 जून को जब बजट अप्रूव हुआ तो 200 अरब रुपए के उसमें इजाफी टैक्सेस ऐड हुए। तो 1700 अरब के ये, और इसके अलावा कुछ और भी आगे होने जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने जो कहा कि जी अगर IMF का बजट ना होता, ये उसमें सिर्फ फर्क ये होता, खर्चे तो इन्होंने जो बढ़ाने थे वो IMF के होते हुए भी बढ़ा लिया, ना IMF के होते हुए भी इतने ही बढ़ाने थे। हाँ, जो महसूलात में इजाफा है, जो टैक्सेस लगे हैं, कुछ क्लास पे लगा दिए, दूध के डिब्बे पे लगा दिए, बच्चों के दूध पे लगा दिए, इस किस्म की जो चीजें हैं शायद वो ना हो। तो बट इनका तो वो हालत इनको ये हो रही है, इनको तो कुछ ना इनका राइट मिल रहा है ना इनका लेफ्ट मिल रहा है। अच्छा, अब इसमें बड़ी कंफ्यूजन है गवर्नमेंट के अंदर। कंफ्यूजन बिल्कुल है, नो डाउट इन इट, लेकिन थैंक्स टू द जर्नलिस्ट लाइक यू जो कि एटलीस्ट कुछ फैक्ट्स तो सामने लेके आ रहे हैं। कम से कम हम आवाम की बात तो कर रहे हैं, उनको बता तो रहे हैं। अब कंज्यूमर के पास, आवाम के पास, एक आम सिटीजन के पास क्या चॉइस है? मुझे तो कोई चॉइस बतौर सिटीजन में बात कर रहा हूँ नजर नहीं आती। बतौर जर्नलिस्ट आपकी क्या फाइंडिंग है? क्या महज यही है कि जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दी कि कुर्बानी की बकरी की तरह ज़िबा हो जाएं तनख्वाहदार तबके के लोग? हमारे पास कोई ऑप्शन है ऐसा? हम कोई डोर नॉक कर सकते हैं, कोई अदालतें, कोई इंसाफ की जगह जहां पे ये लोग जाके कहें कि इतनी इन्फ्लेशन है, हमारी इनकम इतनी कम है, खासतौर पे जो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज हैं, सरकारियों को तो फिर भी 25% इंक्रीज मिल जाता है बाय डूइंग नथिंग। तो क्या करें सर ये लोग? इज देयर एनी चॉइस, इज देयर एनी क्वेश्चन फॉर अस? देखिए, अगर आप कानून और आइन की बात करें, इस बजट की बहुत सारी ऐसी शिक्के हैं, ऐसे टैक्सेस हैं जो आइन के मुतसादम है। अच्छा। आप किसी भी क्लास को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, उसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। आइन में तमाम क्लासेस के जो हुकूक है वो यकसा है, वो उसको कोई कम और ज्यादा नहीं है। हुकूमत ने जैसे बड़े घरानों के ऊपर इन्होंने टैक्स लगाया जी, कोई कैपिटल वैल्यू टैक्स लगा दिया इस्लामाबाद में जी। ये जो टैक्स है वो घर किसी ने अगर अपनी हलाल की आमदन से पूरा टैक्स दे के भी बनाया तो उसके ऊपर फिर टैक्स लगा दिया इन्होंने। सही। ये चीज डबल टैक्सेशन है। ये कोर्ट के अंदर चैलेंज हो सकती है। हुकूमत ने सरकारी अफसरान को, रिटायर्ड और जो सर्विंग है और जो हमारे जो आर्मी के लोग हैं रिटायर्ड और सर्विंग, उनको इन्होंने प्लाटों के ऊपर जो टैक्स लगता है
उसमें छूट दे दी है, वो डिस्क्रिमिनेटरी या प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है, वो कोर्ट के अंदर चैलेंज हो सकता है। सही। हम अपना जो राइट है, जो आईनी और कानूनी रास्ता हमारे पास मौजूद है, मैं अपने सैलरी क्लास को भी इसमें शामिल कर रहा हूँ, हम वो रास्ता नहीं लेते। हम बात करके, शोर करके चुप कर जाते हैं। जब तक हम आईनी और कानूनी रास्ता नहीं अपनाएंगे, हमारे साथ ये जुल्म होता रहेगा। मैं अपनी भी बात करूं, हम दूसरों के राइट्स के लिए तो बात करते हैं, अपने हम जब हमारे राइट्स की बात होती है तो हम खामोश होकर बैठ जाते हैं। बिल्कुल सही। जर्नलिस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने राइट्स की बात नहीं करते। ठीक है। और शहबाज राना साहब, जाते जाते चलें, अब लग गए टैक्स और बुरा हाल तो हो गया है, लेकिन जो गवर्नमेंट ने ये जो हदफ अब पूरा करने के लिए कहा है कि सर तोड़ कोशिशें की जाएंगी, आपको लगता है कि अचीवेबल टारगेट है ये? नहीं, मैं एक तो विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपकी इस बात से नहीं इत्तेफाक करता कि लग गए टैक्स तो अब क्या हो सकता है, अभी भी हो सकता है। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने हड़ताल की धमकी दी, वो टैक्स वापस हो गया उनका। बिल्कुल सही, आप कह रहे हैं आवाज खुद के लिए खुद ही उठानी पड़ेगी। आपको आवाज उठाए, टैक्स लग गया तो ये वापस भी हो सकता है। ठीक है। मसला ये है कि हमारी आवाज इतनी ऊंची नहीं है और उसके अंदर इतना जोर नहीं है कि हुकूमत हमारी पास में। जहाँ तक हदफ की बात है, ये सारा जुल्म करने के बाद भी जो हमारी मिडिल क्लास और बाकी सारे क्लासेस उनके ऊपर, इसके बावजूद भी ये 12,970 अरब रुपए का जो हदफ है ये हासिल नहीं होने वाला। आप इसमें बहुत सारे, या तो इसमें आप मिनी बजट देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में और महीनों में, और या फिर आप देखेंगे कि ये टारगेट जो है नीचे होगा, टारगेट नीचे होगा, कम होगा, तो फिर कहीं से इनको खर्चा भी काटना पड़ेगा, जिसकी नेचुरली जो छुरी जाके गिरती है वो आपके तरक्याती बजट के ऊपर होती है, जिसके अंदर से कल वज़ीर आज़म ने पहले ही हफ्ते में बजट के 50 अरब रुपया निकाला। तो ये इस हालत में हुकूमत को कहेंगे कि नहीं जाएगा। बेहतर है कि हुकूमत अपनी गलती का इतराफ करे और बजट को रीडू करे। और अभी भी हम अगर मोटा मोटा भी हम देखें तो मेरे में 400-500 अरब ऊपर नीचे हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम अगर देखें तो ये तो एक बिल्कुल सतही बात है। अगर बारीकी से देखें तो काफी कुशन अब भी ऐसे बेहतर बजट हो सकता है, देयर इज नो डाउट। शहबाज राना साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया, और आते रहा करें ताकि हमें कुछ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहा करे और कुछ तजिया भी हम तक रहा करे। इस वक्त जो सूरत हाल है इकॉनमी की, उस पर तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव हमने रखा कि इंटरनली चल के रहने सरप्राइजिंग फैक्टर इसके प्राइम मिनिस्टर को बहुत सारी बातों का शहबाज राना साहब के मुताबिक गलत बताया जाता है या मालूम ही नहीं होता उनको, और उसके बाद ये फैसला हो जाता है। देन ही गेट्स टू नो थ्रू द स्टोरीज कि अखबारों में क्या छप रहा है। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हो क्या रहा है। खैर, हम इस पे बात करते रहेंगे और आवाज उठाते रहेंगे, ये हम कर सकते हैं। एक्सप्रेसो में वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इमरान, वो बड़ा इंपॉर्टेंट भी है और उस पर बड़ी कम अवेयरनेस है, लोगों को नहीं पता चलता है कि ये जो बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं माइग्रेन की, ये आम सर का दर्द है या फिर माइग्रेन है, और इसमें क्या कंडीशन होती है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में इसका कई बार तजुर्बा करते हैं, और सर की दर्द जो है उसकी अगर बात करें तो अलामात आपके सर या चेहरे में दर्द की सूरत में होती है, और ये दर्द मुसलसल तेज़, हल्का या फिर कुछ इस तरीके से महसूस होता है, ट्रिगर कर जाता है। काफ़ी कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें कुछ लोगों को मुसलसल सर का दर्द जो है वो रहता है, इसकी शिकायत रहती है, इसकी वजह से जो है उनकी लाइफ जो है बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। इसकी रीजंस हैं क्या, और बेसिकली आधे सर का दर्द या माइग्रेन होता क्या है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 3 अरब लोग सर दर्द से मुतासिर हैं, और दुनिया भर में 15% लोग दर्द शकीका और 26% तनाव का शिकार हैं, स्ट्रेस का शिकार है। पाकिस्तान में हर 5 में से एक औरत और हर 10 में से एक बच्चा इस तजुर्बे से गुजरता है, और ये बड़ा कॉमन है आजकल। आप किसी से भी बात करें तो माइग्रेन बताया जाता है, जी माइग्रेन है। पहले मुझे ये लगता था सोसाइटी में कि शायद कुछ बड़े लोगों को हो सकता है, लेकिन आई हैव विटनेस्ड लाइक एज वाइज, तो मैंने कुछ बच्चों को, कुछ स्टूडेंट्स को देखा है कि उनका का इशू है। और बात करनी है, हमारे साथ डॉक्टर इस्माइल खालिद साहब मौजूद हैं, आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं और एक्सपर्टीज है आपकी इसके अंदर, तो हमने ज़रूरी समझा कि हम इस इंतहाई अहम मौजू पे न सिर्फ इन्फॉर्मेशन लें बल्कि अवेयरनेस भी क्रिएट करें और इनसे जाने कि वो इस बारे में हमें क्या बता सकते हैं। डॉक्टर साहब का बल्कि तारो भी इन्हीं से हम ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए। थोड़ा सा अपनी प्रोफाइल के बारे में बताइए, आप कहाँ का सर्व कर चुके हैं, और उसके साथ साथ फिर हम ज़रा माइग्रेन की तरफ भी आते हैं और इस पर भी बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। जी, मैंने शेख जायद लाहौर से अपनी ट्रेनिंग की, उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ग्लोबल यूएसए से न्यूरोलॉजी। ठीक ठीक है, वी नीड टू फिक्स योर माइक, आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द ऑडियो, हम इसको जरा फिक्स करें जी इसको। मीनवाइल आपको ये भी बताएं कि आपने बच्चों के बारे में बात की, ये हर एज ग्रुप का हिस्सा है और
मैं खुद मतलब समाव इसको फेस करता रहा हूँ। अच्छा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, खास तौर पे आसपास खवातीन बहुत ज्यादा इस बात की शिकायत करती मेरी नजर आती mother है ने कि बहुत आधे time सर का suffer दर्द किया। है, और फिर बहुत से लोग इसका इलाज भी नहीं करते। दे लाइक टेक इट लाइटली और फिर वो बढ़ता चला जाता और है। वो जो हमारा एक कॉमन कॉन्सेप्ट है दम दरूद वाला, मैंने ये बहुत जी, देखा है जी, कि जी, इसमें कि इसको दम कराया जाए तो ये ठीक हो जाता है, डॉक्टर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मिसकंसेप्शंस भी हैं बहुत सारी, इस पर भी हम बात करेंगे अभी डॉक्टर साहब से। और बात ये है कि अगर दुनिया भर में 3 अरब लोग That's a सर huge दर्द का number. शिकार हैं, मतलब सर दर्द बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। जी जी बिल्कुल। मेरी ट्रेनिंग जो यूएसए से ही है, यूनिवर्सिटी ऑफ लुइविल से न्यूरोलॉजी की, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन से हेडेक की, और बच्चों में आगे स्पेशलाइज किया हेडेक के। ठीक है। तो उसमें ही मेरी आगे तो स्पेशलाइज। बेसिकली ये फिनोमेनन माइग्रेन का फिनोमेनन है क्या? थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिए हमारे। बिल्कुल जी। पहले बात समझने की कोशिश की ये है करनी चाहिए कि जो हेडेक है उसकी कुछ 150 से ज़्यादा अकसाम है दुनिया के अंदर। जी बिल्कुल। और उसमें जो सबसे सेकंड मोस्ट कॉमन है वो माइग्रेन है। माइग्रेन को हम इस तरह बेहतर समझा जा सकता है कि हेडेक इसका सबसे इम्पॉर्टेंट और कॉमन सिम्टम है, लेकिन माइग्रेन की अलामात को जब हम मजमूई तौर पे देखते हैं फिर हम इसको डायग्नोज करते हैं। जो उसकी और अलामात हैं उसमें मतली का महसूस होना है, उल्टी का आना है, वॉमिटिंग, फिर रोशनी से हसासियत है, और फिर नॉइज़ जो साउंड से हसासियत है। इसीलिए जो माइग्रेन के पेशेंट्स हैं वो ज़्यादातर एक डार्क रूम में, अंधेरे कमरे में बगैर नॉइज़ के जाना पसंद करते हैं ताकि वहाँ वो रेस्ट कर सकें। और हमारा आज बेसिक मकसद भी ये है कि हम अवेयरनेस फैलाएं कि अगर कोई माइग्रेन का पेशेंट है, किसी ऑफिस में है, स्कूल में है, तो उनको ये सहूलियात हम फराम करें कि अगर उनको ये प्रॉब्लम हो रही है तो वो जाएं, उनको हम दवाइयों का भी इंतजाम रखें और ताकि वो आराम से रेस्ट करके और वापस अपने काम पे आ सकें। माइग्रेन होती क्यों है? देखें जी, अल्लाह ताला ने जिस तरह हमें तख्लीक किया है उसके अंदर हर पेन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय नर्व रिसेप्टर, वहाँ से हमारे दिमाग तक जाती है। इसी तरह हमारे सर के अंदर भी नर्व रिसेप्टर्स हैं और वो दिमाग तक जाते हैं। लेकिन करिश्मा ये है कि जी ब्रेन इटसेल्फ के अंदर कोई नर्व रिसेप्टर, ब्रेन को खुद पेन नहीं महसूस हो सकता। अच्छा। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसलिए जो सारे रिसेप्टर्स हैं वो यहीं से जाते हैं, दिमाग तक जाते हैं और एक परसेप्शन देते हैं पेन की। माइग्रेन भी ऐसी है, लेकिन माइग्रेन मजमूई तौर पर पूरे सर से आती है और उसके जो सिम्टम्स हैं वो पूरे सर से आते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन माइग्रेन और नॉर्मल सर का दर्द? कैसे पता चलता है कि मुझे माइग्रेन है या फिर नॉर्मल जो हेडेक है वो है? बहुत अच्छा सवाल है जी। देखें, सबसे कॉमन जो जिस तरह आपने बिल्कुल अच्छी सही कहा कि दुनिया में 3 अरब लोगों को सर का दर्द है, उसमें से 2 अरब लोगों को टेंशन हेडेक है, जो कि स्ट्रेस हेडेक भी कहते हैं। 1 अरब को फिर माइग्रेन और फिर थोड़े लोगों को दूसरी अकसाम है। जो टेंशन हेडेक है उसमें ये देखना है कि उसमें माजूरी नहीं होती काम से, आप फिर भी पावर थ्रू करते हैं काम के अंदर। माइग्रेन के अंदर डिसेबिलिटी है। ये समझने की कोशिश करें कि माइग्रेन इज द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी ईयर्स इन द वर्ल्ड। और इसको हम बड़े इजीली ले लेते हैं कि जी आप ले लें, लेकिन इतनी बड़ी माजूरी है कि इसमें मेंटल आपके प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, फिजिकल भी आ रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे, काम पे जा नहीं सकते, बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते, उनके रिलेशनशिप्स अफेक्ट हो रहे हैं। तो एक तो ये है। दूसरा जो हमने बात करने की हमें ज़्यादा ज़रूरत है वो बच्चों का सर दर्द। जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा कि 1 in 10 को ये होता है। अब देखें जी, अगर एक क्लास में 30 बच्चे, उसमें 3 बच्चों का फ्यूचर तो स्टेक पे आ गया ना। उसी तरह अब वो कोई डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी, डॉक्टर कुछ भी बन सकता है। तो इसकी डॉक्टर साहब सबसे वर्स्ट या सबसे स्वेयर फॉर्म क्या है? एक्सीलेंट। सो अगर ये 72 घंटे से ज़्यादा बढ़ गई है, अच्छा, तो फिर ये इसको तोड़ना जो है वो नेसेसिटी है। ओके। कई पेशेंट्स को हम ये इमरजेंसी रूम में भिजवाते हैं, उधर हमको ड्रिप्स लगाते हैं कि हम कोशिश करें। अभी बल्कि परसों ही मेरी एक पेशेंट थी, वो प्रॉब्लम यही हो रहा था कि उनको 10 दिन से लगातार जा रही थी और वो अपने काम पे इतना फोकस ही नहीं कर पा रही थी। वो घर पे थी और उनका पाइल अप हो रहा था। अब देखें ना, स्ट्रेस भी ऐड हो रहा है, ये काम भी पाइल अप हो रहा है, बच्चों को भी आप ध्यान नहीं दे सकते, घर के रिलेशनशिप फर्दर ट्रिगर कर रहा है आगे। बिल्कुल जी। और एक विशियस साइकिल है, आप घूम ही जा रहे हैं उसके अंदर। तो उसके अंदर फिर आपको इमरजेंसी रूम है या फिर आपके जो फिजिशियन है वो भी कुछ दवाइयां दे सकते हैं जो आप होम में यू कैन यूज इट, बट यू नीड टू ब्रेक इट। बच्चों की जब बात करें तो इसमें क्या पेरेंट्स को फौरन से पता चल जाएगा कि इस बच्चे को अब डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए? क्योंकि यूजुअली हमें ऐसे ही लगता है, बीइंग ए मदर मैं भी बताऊं कि कुछ बच्चे ड्रामा कर रहे हैं, कुछ कब सीरियस लेना चाहिए कि अगर बच्चा कह रहा है उसे हेडेक है तो उसको सीरियस लिया जाए और डॉक्टर के पास से जाया जाए? जी, मैं एक लोगों को भी एक आम सी फार्मूला बता देता हूँ। उसमें जो रिसर्च हुई है कि आप याद रखें पिन, PIN, ठीक है जी। उसमें यह है कि अगर आपको रोशनी से हसासियत हो रही है, जिसको फोटो सेंसिटिविटी कहते हैं, पीस है, इनएबिलिटी टू वर्क है, यानी 3 महीने में 1 दिन ऐसा है कि हेडेक की वजह से आप काम नहीं कर सके, ओके, और N है नॉजिया, मतली का आना है,
अगर इसमें से 2 आउट ऑफ 3 सिम्टम्स हैं तो 93% चांस है माइग्रेन है। ओके। और अगर ये 3/3 है फिर 98% चांस है कि डॉक्टर साहब टाइम बहुत कम है, कैसे इसका हल क्या है, इसको क्योर कैसे करें, इसका इलाज है, लाइलाज तो नहीं है ये? देखें जी, ये ट्रीटेबल है, क्यूरेबल नहीं है, क्योंकि जेनेटिक 70% लोगों में होता है। ओके। उसमें फिर ये है कि आप जैसे ही आएंगे, हमें तशखीस हो जाए तो फिर इलाज बिल्कुल इसका मुमकिन है। क्यूरेबल सही। नहीं है, लेकिन हम आपकी लाइफ बढ़ा सकते हैं। और एक चीज़ जो मैं आपके तवज्जुह से कहूँगा कि पेशेंट एडवोकेसी पे काम करें, पेशेंट्स के लिए काम करें, और जिनको भी इशू है उनके साथ मिलकर ये तशखीस और इलाज की तरफ जाएं। ठीक है, इट्स समहाउ ट्रीटेबल। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया Appreciate आपका it. तशरीफ Thank लाए। टाइम हमारा खत्म हो गया सेगमेंट का, लेकिन वी होप कि हम एक तो अवेयरनेस इसके ऊपर क्रिएट पाए, कुछ आपको बता पाए कि आप किन सूरतों के अंदर आपको इसको सीरियसली लेना है और फिर आपको ट्रीटमेंट की जानिब जाना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। एक्सप्रेसो में ब्रेक शामिल करेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, आगे बहुत कुछ है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपकी मुलाकात करवाएंगे एक्सप्रेसो हीरो से, जो हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। जी हाँ, नौजवान लाहौरी पहलवान जिन्होंने चिल्ड्रन एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। रूस में होने वाली गेम्स में हसन अली भोला ने आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान, मंगोलिया और किर्गिस्तान के रेसलर्स को शिकस्त देकर 70 kg कैटेगरी के मुकाबलों में टॉप पोजीशन हासिल की और गोल्ड मेडल भी जीता है। हसन अली भोला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सो हम इनको वेलकम करते हैं। वेलकम हसन, क्या हाल है? जी ठीक। बड़ा जबरदस्त भाई, आप तो छा गए हसन, बड़ा कमाल किया। कैसा रहा सफर? सबसे पहले इतनी दूर रशिया आप गए कम्पीट करने के लिए, क्या दिमाग में चल रहा था जब जा रहे थे? जी सफ़र बहुत लंबा था, लेकिन मज़ा भी बहुत आया। अच्छा। और मेरे दिमाग में यही था कि मैं वहाँ पे जाऊँगा और इंशाल्लाह गोल्ड लेके पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा। जैसा सोचा था कैसे मुकाबले होंगे वैसा ही था? और क्या जिन फाइटर्स के साथ फाइट्स होनी थी, रेसलिंग होनी थी, उनकी पहले कुछ वीडियोस वगैरह देखी थी, या बस जाके जिन्हों पंजाबी जी कहते तुक्के थे तुसी जाके? नहीं, उनकी मेरे साथ मेरी भी फाइट हो रही थी, उनकी भी मेरे साथ ही फाइटें हो रही थी, तो मैं उनकी फाइट देख रहा था किस तरह लड़ रहे हैं इस तरह। और जो फाइनल फाइट थी मेरी किर्गिस्तान के साथ, वो लड़का बहुत मजबूत था, लेकिन मेरे कोच और जो मेरे साथ रहते थे उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। अच्छा। और उन्होंने समझाया कि नहीं ये तुम्हारी जोर नहीं है, तो वही हुआ, बीच गया हूँ मैं और उसे शिकस्त दे दी। अच्छा, ओवरऑल इस चैंपियनशिप में आपके लिए कौन था सबसे मुश्किल मुकाबला, कौन सा रहा चैलेंजिंग? ताजिकिस्तान का लड़का था, उसके साथ सेमीफाइनल। ठीक है। अच्छा, तो ये भी बताइएगा, जब जीत गए आप, मेडल आपने ले लिया, पाकिस्तान का नाम आपने जो है रोशन कर दिया, उसके बाद क्या एहसास थे, क्या फीलिंग्स थी? जी मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मैंने मेडल लिया, और मुझे फ़ख्र था कि मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और ये मेरा पहला इंटरनेशनल टूर था साथ में, और मैंने पहले में ही गोल्ड ले लिया। मुझे बहुत यानी कि खुशी फील हुई। और ये सब यानी कि मेरे चाचू की मेहनत, वालिदैन की दुआएं थी मेरे साथ के, उन्होंने कहा था कि तुम जीतोगे और मैं जीत गया। और फेडरेशन का और अर्शद साहब का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे बाहर भेजा। और आपका बहुत शुक्रिया कि आप लड़े और इतना ज़बरदस्त तरीके से लड़े। सो कब से ट्रेनिंग कर रहे हैं आप? जी मुझे प्रोफेशनल ट्रेनिंग कब से कर रहे हो? 8 साल हो गए हैं ये ट्रेनिंग। शुरू से चाचू ने पहले दिन ही वेख्या तो उन्होंने कहा कि इन्ने तो प्रोफेशनल लेवल पे लड़ना है, या पहले वैसे ही शौकिया शुरू किया और बाद में ये भाई कि नहीं ये तो अच्छा कर रहा है, इसको आगे लेके जाना चाहिए? यानी कि उन्होंने जब शुरुआत की थी तो उन्होंने यही कहा था कि ओलंपिक तक जाना है। अच्छा, पहले दिन से ही? जी। तो चाचू खुद भी प्रोफेशनल खेलते हैं? जी प्रोफेशनल। ठीक अच्छा। है, तो आप ने इसको प्रोफेशनली करने के लिए तो ट्रेनिंग बड़ी ज़बरदस्त चाहिए होती है, डाइट शाइट चाहिए होती है, खर्चा बड़ा होता है, तो फिर कैसे मैनेज हुआ? ये खुद से किया सारा कुछ? नहीं, चाचू ये गार्ड वाले साहब ने मिलकर पैकेज बनाया, यानी कि मेरे खाने वगैरह सारा वो फिर वो क्या खाते हो? यानी कि सुबह उठ के मुरब्बे, गिड़ियाँ, बादाम और दूध वगैरह पी के मेहनत लगानी है। आपकी तो मुझे लगी पहलवानों की डाइट तो बड़ी मजेदार है भाई। जबरदस्त। ओके, तो ये सब कुछ चलता है? जी सब। ट्रेनिंग प्रैक्टिस कितनी चलती है? प्रैक्टिस 2 से 3 घंटे सुबह, 2 से 3 घंटे शाम को। अच्छा, तो इसके साथ साथ पढ़ते भी हैं? जी पढ़ते हैं। तो कितना मुश्किल है पढ़ाई के साथ साथ ट्रेनिंग भी मैनेज करना? जी मुश्किल तो है, लेकिन मैनेज किया। कैसे टाइम मैनेज करते हैं? किस टाइम में कितनी देर के लिए आपको करनी पड़ती है प्रॉपर ट्रेनिंग? 4 बजे उठना पड़ता है। अच्छा। तो 5 से 7 बजे तक ट्रेनिंग, फिर उसके बाद कॉलेज। अब कॉलेज जाने लगा ना मैं। 10वीं के पेपर दिए हैं ना, रिजल्ट भी आ गया है। उसके बाद स्कूल या कॉलेज जो भी वहाँ पे, इसके बाद वहाँ से वापस आना है, फिर सो जाना है, फिर शाम को फिर एकेडमी, वहाँ से वापस फिर। तो कितनी टफ है ट्रेनिंग? ट्रेनिंग बहुत टफ है। 4 फाइटर्स को, रेसलर्स को हरा के गोल्ड मेडल रशिया से लेके आ रहे हो, कि नाम आपका भोला है,
भोले आप रखते तो नहीं हमें। ये किसने रखा नाम भोला? ये चाचू ने रखा है भोला। अच्छा, क्यों कहते चाचू भोला? लगता भोला है नहीं? हाँ, वो वैसे उन्होंने इस गेम में आने के बाद रखा है या पहले से पहले बचपन से रख निकले? लिया, बचपन में रखा था। अच्छा, तो थोड़ा सा मैं टेक्निकली बताओ हसन, क्योंकि आजकल जितनी भी खेलें हो रही हैं खासतौर पे उसमें टेक्निक बड़ी इन्वॉल्व है। अब तो कोचेस कंप्यूटर पे बिठा के, लैपटॉप पे बिठा के दिखाते हैं कि ये वाली टेक्निक लगानी है, ये दाव लगाना है, या उसकी ये खूबी है, उसको आपने हराना है, यानी कि इसका आपने तोड़ निकालना है। तो आपने भी टेक्निकली इस किस्म की टूल्स इस्तेमाल की या नेचुरली अपने ताकत पे, अपनी स्किल पे गए हो? क्या किया है? इस्तेमाल किए हैं इस तरह के। अच्छा। उनकी जो फाइटें आई थी ना, वो मैंने देखी, वीडियो बनाई, अपने चाचू को यानी कि जो मेरे कोच है उनको भेजी। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ से ये इस तरह बचना है, यहाँ से ये करना है, ये टेक्निक मारनी है। फिर मैंने वो उसी तरह किया और मैं जीत गया। अच्छा, वो आपने अच्छा, एक आपको ये भी बताएं डियर व्यूअर्स कि जब ये वापस आए तो उनको बड़ा जबरदस्त एक वेलकम मिला है। उसके कुछ विजुअल्स भी हमारे पास जरा दिखाइए जी। ये जरा विजुअल्स है जिसपे इनको बाकायदा तौर पे माशाल्लाह घोड़े पे बिठाया गया, हार पहनाया गया, एंड यू डिजर्व इट। आई मीन, ये तो छोटा इस्तकबाल है, बड़ा होना चाहिए था। कौन कौन आया था इस्तकबाल करने? इसमें कौन कौन है जी? इसमें मेरे वालिद, मेरे चाचू, मेरे मोहल्ले के लोग भी थे, सारे रिश्तेदार साहब। फाइट देख रहे थे ये लोग? लाइव आ रही थी कहीं पे? नहीं, लाइव का नहीं पता, लेकिन मैं वीडियो बना के भेजी जा रहा था इनको। अच्छा, फाइट भी कर रहे थे, वीडियो भी बना रहे थे। क्या वो बात है। वीडियो कोच जो है सही 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 सही। तो मुझे बताएं, डरते होंगे दोस्त भी स्कूल के और मोहल्ले वाले भी जनाब पहलवान साहब? कोई भी नहीं है। अच्छा, कभी इस तरीके से कोई फाइट नहीं हुई? इसीलिए तो आप रिंग में लड़ते हैं बस आप। अच्छा, आगे कौन सा टूर्नामेंट है जिसकी इस वक्त तैयारी चल रही है? आगे तो एक ही सोचा है, ओलंपिक। क्या उसके लिए लवाजमात हैं? और कैटेगरी आपकी 70 किलो है, तो इसको कब बढ़ाया जा सकता है? क्या उम्र के साथ यही कैटेगरी है या उम्र बढ़ेगी तो कैटेगरी बढ़ानी पड़ेगी? क्या टेक्निकल है इसमें? उम्र के हिसाब से होता है, यानी कि जिस तरह मेरी ये ज्यादा होगी, वजन ज्यादा होगा, उस हिसाब से मैनेज करके फिर वेट के हिसाब से लड़नी पड़ती है। तो ये आपने कहा कि आपको एसोसिएशन ने सपोर्ट किया या अपनी मदद आपके तहत कर रहे थे? नहीं, सारा फेडरेशन ने किया स्पोर्ट्स। अच्छा, फ्लाइट वगैरह उन्होंने अरेंज किया? सब कुछ उन्होंने किया। ठीक है, तो जो लोग आपके साथ और इस वक्त कई लोग होंगे जो रेसलिंग करना चाहते हैं, उनको क्या बताना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? वो कैसे करें ताकि वो भी प्रोफेशनली आगे बढ़ सकें? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो मोबाइल वगैरह है ये कम इस्तेमाल करें। आप नहीं करते? नहीं, मैं नहीं करता। बिल्कुल रखा ही नहीं है मोबाइल? रखा नहीं है। अच्छा, लेकिन अब मजबूरी के तौर पर घरों ने लेके दिया है 1-2 दिन के लिए, फिर वो उन्होंने वापस ले लेना है। अच्छा, तो यही कहना चाहूँगा कि वो इस तरह की कोई स्पोर्ट्स करें ताकि वो सेहतमंद रहें, बीमारियों से दूर रहें। तो सबको करनी चाहिए, ठीक है। सेहतमंद रहता है बीमारी। आप इतना कुछ खा के भी स्मार्ट किस वजह से? एक्सरसाइज करते हैं साथ इसलिए? अच्छा, ठीक अच्छा, और हसन ये भी बताइएगा कि आपकी पहली इंटरनेशनल ये फाइट थी, कैसा एक्सपीरियंस ओवरऑल रहा? क्या लगा कि बाकी जो फाइटर्स हैं उनकी तैयारी के मुकाबले में आपकी तैयारी कैसी थी? कहीं पे कोई कमी या कुछ ऐसा महसूस हुआ? नहीं, कमी तो कोई महसूस नहीं, यानी कि मेरा भी पहला था, उनका भी पहला ही होगा, क्योंकि चिल्ड्रन गेम्स थी ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो थोड़ा सा बंदा नर्वस होता है, लेकिन जब बीच चले जाते हैं फिर खत्म, फिर चुक दे हो। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा मैं आपसे मिलके। आपके चाचू, आपके कोचेस, आपके फैमिली वाले सारे, उनको भी हमारी बहुत मुबारकबाद है। ज़रा मेडल दिखा दीजिए अपना हमें फुल स्क्रीन पे। ये मेडल है जी जो हमारा बच्चा माशाल्लाह हसन भोला गोल्ड मेडल ले रशिया से 4 ममालिक को हराने के बाद, और इसमें आम ममालिक नहीं थे, अजरबैजान, ताजिकिस्तान, मंगोलिया और किर्गिस्तान शामिल था। रशिया में कम्पीट किया। वी आर सो प्राउड ऑफ यू ब्रदर। हमारी बहुत दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह करे आगे भी जाए, ओलंपिक्स तक जाएगा ये इंशाल्लाह और जीत के आएगा। तो हम दोबारा इंटरव्यू इंशाल्लाह ऐसे ही करेंगे। वंस अगेन बहुत शुक्रिया। हम इससे पहले कि प्रोग्राम क्लोज करें, आज एक और बहुत बड़े हीरो जो कि अब ओबियसली हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उन्हें मॉडर्न लाहौर का मेमार कहा जाता है। वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन सर गंगाराम, जिनकी आज बरसी बनाई जा रही है। 13 अप्रैल 1851 को शेखुपुरा के एक नवाई इलाके मांगटावाला में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम दौलत राम था, जो उस वक्त एक मकामी पुलिस स्टेशन में काम करते थे, सब इंस्पेक्टर थे। गंगाराम साहब अमृतसर में पहले एक निजी स्कूल में उनको दाखिल कराया गया और फिर इसी शहर से उन्होंने 10वीं का इम्तहान पास किया। गवर्नमेंट हाई स्कूल अमृतसर से उन्होंने इम्तहान पास किया। इन 1869 आपने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया और अपनी जो तालीमी काबिलियत है इसकी वजह से उनको वजीफ़ा दिया गया। दिन 1871 में थॉमस इंजीनियर कॉलेज में उन्होंने तालीम हासिल की, आगे बढ़ते चले गए। बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जिसके ऊपर सर गंगाराम का काम मौजूद है।
आला तरीन महारत उन्होंने दिखाई। इरिगेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा सर्विसेज है उनकी पंजाब के अंदर, फिर खास तौर पे लाहौर में जैसे मॉडल टाउन को डिज़ाइन करना कहते हैं, और जितनी बिल्डिंग्स हम डिस्प्ले कर रहे हैं दीज वर डिजाइंड बाय सर गंगा राम। आई मीन ही इज गॉट ह्यूज सर्विसेज लाहौर के लिए और पंजाब के लिए, जो कि शायद बहुत से लोगों को पता भी नहीं है। बिल्कुल, लाहौर के साथ साथ पटियाला, शेखुपुरा, अमृतसर, लालपुर में भी यानी फैसलाबाद में कई इमारत जो हैं वो दिखाई देती हैं। लाहौर मॉल रोड पर आलीशान इमारतें आज भी सर गंगा राम की अजमत की गवाही दे रही हैं। लाहौर में अजायब घर, जनरल पोस्ट ऑफिस, HSN कॉलेज, म्यू स्कूल ऑफ आर्ट्स, म्यू अस्पताल, और इसके अलावा विक्टर हॉल, गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी का केमिस्ट्री डिपार्टमेंट भी है, उनके डिज़ाइन करदा ही है ये सब कुछ जो आप देख भी सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पर। जबकि सर गंगा राम अस्पताल, DAV कॉलेज, जो सर गंगा राम गर्ल्स स्कूल भी, मोती बाग, इदारा बहाली माजूरा और दीगर बेशुमार फलाही इदारे भी उन्होंने अपने ज़ाती खर्च से कायम किए थे, जो कि अब तक चल रहे हैं। लाहौर के पहले जदीद रिहायशी इलाके मॉडल टाउन की खूबसूरत नक्शा निगारी भी गंगा राम की एग्जैक्टली। और मॉन्टगमरी जो साहिवाल है वहाँ पे इरिगेशन सिस्टम एंड यू नो व्हाट नॉट, आप पढ़ें तो आपको पता लगेगा। एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों को पता भी नहीं है, लाहौर में रहने वालों को नहीं पता कि गंगा राम की क्या सर्विसेज हैं। उनको बहुत ज़्यादा खिराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। मे सोल रेस्ट इन पीस। बहुत काम किया उन्होंने पंजाब के लिए और लाहौर के लिए। सो इस पॉइंट के ऊपर हम प्रोग्राम खत्म करते हैं जी। उम्मीद है आपको आज की काविश अच्छी लगी होगी। कल इंशाल्लाह दोबारा ज्वाइन करेंगे। हैव अ वेरी गुड डे एंड इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।